हम आज से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। लेकिन विश्वास रखना मुझ पे, पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैथ्स ऐसी थी और मैथ्स का यूज फिजिक्स में ऐसे हो रहा है। दो अलग, अच्छी खासी लेंथ बढ़ गई है इसकी। अब एक बात सोच समझ के मुझे बताओ कि क्या एक दिन में ये नाखून बढ़ हो सकता? और एक करते हैं, टेंशन नको, और एक क्वेश्चन करते। देखो ये क्वेश्चन देखो, यहां पर साइन एक्स की पावर स्क्वायर है। देखो अगर साइन एक्स होता तो मैं कर देता, लेकिन मुझे लगता है कि एक्स की पावर स्क्वायर है ना, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है, तो मैंने अज्यूम कर लिया इज इक्वल टू 5x। क्या समझ में आया? सिंपल सी बात, जो भी है बेटा उसके रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन में जो भी आएगा उसका रिवर्स कर दो, वो इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। देखो 5x का डिफरेंशिएशन किया, व्हाट यू विल गेट। तुम जो 10th में पढ़ के आए हो और तुम जो पढ़ने जा रहे हो उसके बीच पे एक अच्छा खासा गैप है, उस गैप को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि नहीं सर, ऐसा लग रहा है कि 70% ही समझ में है, लेकिन उसी चीज पे तुम पुश करोगे अपने आप को, तब वो चीजें एब्जॉर्ब हो पाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राज, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, कोई बच्चे होंगे जो आप क्लास 12 से क्लास 11 की ओर आ रहे होंगे और कोई बच्चे होंगे कि जो क्लास 11 से क्लास 12 की ओर आ रहे होंगे, लेकिन उन सभी के लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला सेशन कारगर साबित होगा, इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्यों? उसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें बताऊं मेरे दोस्त। तुम्हें पता है फिजिक्स इज हार्ड, फिजिक्स में समझ सब कुछ आता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तब हवा हो जाते हैं, धुआं हो जाते हैं, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक मैथ्स के वो कंसेप्ट वीक हैं। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है ना, तुम मान ले कि 10 माले की बिल्डिंग बनानी है, 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है। 10 मंजिल की बिल्डिंग मतलब कि 40 मीटर तक उसकी हाइट जाएगी, तो उसका बेस कितना मजबूत रखना पड़ा होगा। वैसे ही समझ ले कि एक एग्जांपल बताता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू बनाया गया है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। बेटा 182 मीटर की ये स्टैचू है, इसका बेस कितना बड़ा रखना पड़ा होगा, कितना बड़ा, तकरीबन ये 58 मीटर का बेस बनाया गया है। बेस तो कितना अच्छा खासा बेस बनाया गया है। वैसे ही जब तुम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ते हो, तुम 2 साल ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, और हो सकता है आने वाले साल में इस पे और आप रिसर्च भी करने वाले हो, तो इस सब्जेक्ट की नींव, इस सब्जेक्ट का बेस ये बेसिक मैथमेटिक्स है। एक तरह से मैथ्स इसकी लैंग्वेज है। फिजिक्स जैसे फिजिक्स यूनिवर्स की लैंग्वेज है, वैसे फिजिक्स की लैंग्वेज, फिजिक्स के फिनोमिना को समझने के लिए, कैलकुलेशन बिठा करने के लिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए फिजिक्स पढ़ाने से पहले आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, ताकि आपको कंसेप्ट को और अच्छी तरीके से फील करवाया जाए, रिलेट करवाया जाए। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, याद रखना बेटा, जो बच्चे क्लास 10 से 11th की ओर आ रहे हैं उनके लिए भी सेशन काम का है, जो बच्चे 11th से 12th की ओर आ रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन काम का है। ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपकी क्लास 11 12th की जितनी भी फिजिक्स के कंसेप्ट है वो सारे मैथ से जुड़े हुए कंसेप्ट कवर होने वाले हैं। आज के सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फंक्शंस कि जो आप क्लास 10th में पढ़ते थे, उसका थोड़ा सा रिलेट करवाऊंगा। फिजिक्स में कैसे पूछे जाएंगे मैं उनकी बात करवाऊंगा, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके एक टर्म पढ़ने वाले हैं, एक फिनोमिना, एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये शायद आपने नहीं सुने होंगे, क्या होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जो पीसीएम वाले बच्चे होंगे उन्होंने शायद सुना हो, पढ़ेंगे भी सही आने वाले समय में, लेकिन अभी के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी मेरे दोस्त। तो फिजिक्स में हम इसकी जरूरत होगी, इसलिए हम आज से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। लेकिन विश्वास रखना मुझ पे, पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करवाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैथ्स ऐसी थी और मैथ्स का यूज फिजिक्स में ऐसे हो रहा है। दो अलग अलग पार्ट है, मैथ्स अलग चीज है, फिजिक्स अलग चीज है, लेकिन मैथ्स का यूज फिजिक्स में कैसे होता है वो चीज आपको इस सेशन से रिलेट करनी है। तो बिना किसी ज्यादा बात करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। सुनना मेरी बात, हाँ
सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री शायद आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तब आपने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कुछ ऐसे की होगी कि एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है और सर बाकी सारे एंगल होते हैं ना, मतलब ये दो अपोजिट और एडजस्ट, मतलब ये जो होता है ना बेस, एक सामने वाला और पास वाला, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का समेशन करेंगे और रूट निकालेंगे तो हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलता है। ये पूरी की पूरी त्रिपुटी कुछ हिसाब से होती है। इसके अलावा भी आपको कोई इंफॉर्मेशन हो कि सर ये भी एक है, हमने क्लास 10th में यहां पर ये भी एक अलग से पढ़ा था, तो उसको भी याद रख लेना, हल्की फुल्की बात है, बस क्लास 10th की याद दिलवा रहा हूं, ठीक है। यहां से आपकी ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई होगी। हां, यहां पर आपने यह भी समझा होगा कि अगर किसी एंगल को हमने थीटा मान लिया है तो इस थीटा के सामने वाले को हम बोलेंगे, जैसे थीटा के सामने वाला डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, उसको बोलेंगे हम साइन फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है, क्या होता है? एक फंक्शन होता है, ठीक है, कि इसमें कुछ कुछ वैल्यू हम रखेंगे, हमें कुछ कुछ आउटपुट मिलेगा। जैसे 0 रखा तो कुछ आउटपुट मिला, फिर आपने 90 डिग्री रखा तो कुछ आउटपुट मिला, 45 डिग्री रखा तो कुछ आउटपुट। तो ऐसे टर्म को हम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। आलू डालो सोना निकला, आलू डालो सोना निकला, वैसा ही कुछ फंक्शन होता है, ठीक है। साइन की इसकी मेथड भी बताई जाती है, किस किस को याद है? वो 10th में प्यारी सी मेथड से आपको बताया जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों सामने वाला डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू पास वाला डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, ऐसा। और टेन थीटा कोई पूछे तो टेन थीटा सामने वाला, मैं ऐसे लिखता हूं ताकि सीधा रिलेट हो जाए, एग्जाम्पल से लिख रहा हूं, सामने वाला 3, पास वाला 4, ठीक है सर। इसके अलावा क्या क्या फॉर्मूले हुआ करते थे? तो ब्रह्मास्त्र के 3 फॉर्मूले हुआ करते थे। ब्रह्मास्त्र की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबको पता है, लेकिन कभी कभी मैथ्स में 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखना आना चाहिए, ये मैथ्स की बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना मेरे दोस्त, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है तो भाइयों बहनों मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? क्या 1/2 होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मेरी इस बात पे आपको 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि होगा तो आप गलत हो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 नहीं होता है, इज इक्वल टू भी 1 ही होता है। याद रखना, ये ब्रह्मास्त्र इसीलिए कहे जाते हैं कि इसके ब्रैकेट में कुछ भी हो, कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर फलाना प्लस कोस स्क्वायर फलाना इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर कॉकरोच प्लस कोस स्क्वायर कॉकरोच इज इक्वल टू 1। हमेशा याद रखना, यहां जो चीज है अगर वही चीज यहां पर भी है, इज इक्वल टू 1 कर देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र किया जाता है कि जो इसके पेट में है वही इसके पेट में होना चाहिए, दोनों का मिलन होगा और 1 हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि काश तुम कोश होते, काश तुम कोस होते और मैं साइन होता, हम दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाता, ऐड हो जाते और हम दोनों एक हो जाते। तो इसीलिए इसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये डिवीजन वाला रूल है कि साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा को हम टेन थीटा बोलते हैं और कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा को हम कोट थीटा बोलते हैं। हल्के हल्के फिनोमेना है जिसको हम सबको पता है, क्लास 10th वाली बात है। मैं अभी इसका यूज करवाऊंगा, तो दिमाग में रखना, कोई एक थोड़ी सी धूल की परत चढ़ गई हो ना इस कंसेप्ट पे तो उड़ती जाएगी सेशन के साथ साथ ही। आगे बढ़ते हैं, हमें एंगल का ये ट्राइंगल याद, पूरा का पूरा टेबल याद करते हैं। जैसे कि 0 डिग्री पे साइन 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे साइन कितना √3/2। इसकी भी एक मेथड हुआ करती थी 10th में, लेकिन मैं उस मेथड याद रखने वाली ट्रिक पे नहीं जाता हूं। क्यों यार? अरे पुरानी हो गई है, बड़े बच्चे हो रहे हो ना, तो ट्रिक तुम्हें पता है, ठीक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे छोटे भाई बहन को बताऊंगा या बड़े भाई बहन के सामने फ्लेक्स करूंगा, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूं। साइन 90 डिग्री 1, ये अब बड़े बच्चे हो चुके हैं, डायरेक्टली बता सकते हो। कोस में क्या होता है? उल्टा चलता है। यहां पर जो 90 में है बेटा यहां आ जाएगा 0 पे 1, फिर 60 में था वो 30 पे आ जाएगा √3/2, 45 पे हो जाएगा 1/√2, 60 डिग्री पे हो जाएगा 1/2 और 90 डिग्री पे कोस हो जाता है 0। अब tan थीटा होता था साइन डिवाइड बाय कोस, इसलिए हम इसको कभी भी याद नहीं रखते। हम क्या लिख लेंगे? साइन डिवाइड बाय कोस का जो भी आंसर आएगा वही हमें मिलता जाएगा। बस हल्का फुल्का याद रखना है, तो 45 के लिए 1 लिखा जाता है, डायरेक्टली याद रह जाएगा। कैसे? 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। पक्का ये टेबल याद है क्या? टेबल याद है क्या? एक बार आंख बंद करके इसको मन से बोलो। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, कोस 0 1, कोस 30 डिग्री √3/2 नहीं, कोस, हाँ सही है, साइन कोस की बात चल रही है ना, हाँ, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0, याद होना चाहिए। फिर 10 की बात, 10 में से 3 याद रख लोगे तब भी काम हो जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 आ जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात याद रहेगी? क्या इतनी बात याद रहेगी? पक्का मेरे दोस्त, पक्का?
आंख बंद करके ये चीज को याद कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में इसका हल्का फुल्का यूज होता है कि ये एंगल क्या होता है। बढ़िया, ओके आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज बताता हूं, ये आपके लिए एकदम ब्रांडेड चीज होगी, एकदम नई चीज होगी। याद रखना एंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं जो बताता हूं उस पर ध्यान रखना, एकदम नई चीज है, नई, न्यू। यहां तक की बात आपने पढ़ी हुई थी वो थी, अब कुछ नई बात बताता हूं, एंगल ट्रांसफॉर्मेशन रूल। अब कहां पर ये यूज होता है, तो देखो तुम्हें सबको पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन मैं तुम्हें पूछ लूं कि बेटा साइन 360 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तुम हो जाओगे है ये भी होता है। हाँ जी, कोई पूछ लो मैं तुम्हें कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आपने बोला है ये भी होता है, हाँ ये भी होता है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो चीज हम पढ़ते हैं। तो मेरी बात कहानी को समझना, सबसे पहले एक ऐसा सर्कल अज्यूम करो कि जिसकी रेडियस है वो यूनिट हो, यूनिट यानी कि 1 मीटर मान सकते हो, 1 सेंटीमीटर भी मान सकते हो, 1 मीटर मान सकते हो। तो एक ऐसी रेडियस जिसकी रेडियस कितनी हो, 1 मीटर हो। मीटर मैंने बस इसीलिए ले लिया, वरना इसको 1 यूनिट ही लिखना चाहिए, लेकिन खैर मैं इसको 1 लिख देता हूं, 1। अब मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबने पढ़ी होगी ना, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, इस पोजीशन पे एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाली एक्सिस y है, इस वाली हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस x है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। सेम इस जगह पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0। क्या ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, ऊपर की तरफ जाओगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, नीचे की तरफ आओगे ये हो जाएगा 0,-1। ये साथ साथ लिखते जाना, तभी मजा आएगा बेटा, तभी मजा आएगा। ध्यान देना, अब मेरे छोटे छोटे सवाल का ध्यान देना, छोटे छोटे सवाल का। ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट क्या आपको मन से लिखने आगे? पहला स्टेप, अगर आगे तो आगे बढ़ना, नहीं आए तो पीछे आ जाना, 30 सेकंड पीछे जाना, वापस समझना। ठीक है, अब समझते हैं। इस पूरे के पूरे सर्कल को हमें घूमना है, ठीक है, इस तरफ से घूमना है, ठीक है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ये एंगल आया 0 डिग्री, ये एंगल आया 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर बढ़े सर 90 डिग्री एंगल, यहां पर एंगल आएगा, वापस 90 डिग्री ऐड करोगे 180 डिग्री एंगल आएगा, थोड़ा और 90 ऐड करोगे 270 डिग्री एंगल आएगा, और 90 डिग्री ऐड करोगे 360 डिग्री एंगल आएगा। ओके सर, हम बात समझ में आ गई। अगर किसी को ऐसा डाउट आ रहा है कि सर नहीं समझ में आया, वापस बता देता हूं। देखो ये सर्कल में रेडियस कितनी है, 1 है, तो इस जगह पे कोऑर्डिनेट आ गया 1,0। पीछे की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट आ गए -1,0। ऊपर की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट आ गए 1,0। नीचे की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट आ गए, ओ भाई साहब यहाँ y एक्सिस में आएगा ना 0,1, y एक्सिस में 1 हो जाएगा, क्योंकि y में ऊपर चढ़ा ना ये, अब y में -1 नीचे आया इसलिए 0,-1। बढ़िया सर, अब मैं तुम्हें एंगल की बात बताता हूं, एंगल की बात बताता हूं, समझो इस बात को। यहां से एंगल की शुरुआत होती है 0 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर बढ़ोगे इस जगह पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री और आगे बढ़ोगे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, 90 डिग्री आगे बढ़ोगे ये एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, 90 डिग्री और आगे बढ़ोगे ऐड करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब शकुनी मामा ने मेरे कान में आके ये चीज बताई थी, शकुनी मामा ने मेरे कान में आके ये चीज बताई थी कि है बेटा रवि, पहले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोस, दूसरे को साइन, पहले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोस, दूसरे को साइन, पहले कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोस, दूसरे को साइन, पहले को बोलते हैं कोस, दूसरे को साइन। तो बेटा रवि तू बच्चों को क्या सिखाएगा कि साइन 0 की वैल्यू कितनी है और कोस 0 की वैल्यू कितनी है? मैं बताऊंगा उनको कि सर नहीं है बेटा, साइन 0 पे कितना है, साइन 0 है, साइन पे 0 पे कितना है, कोस 1 है। ओके, फिर और आगे बढ़ो सर, 360 डिग्री में भी सेम टू सेम है, लेकिन पहले 90 पे चल जाते, तो साइन 90 पे, ध्यान से देखना भाइयों बहनों, साइन 90 पे क्या है और कोस 90 पे क्या है? तो मैं बताऊंगा वत्स, ध्यान से देख, कोस 90 पे है 0 और साइन 90 पे है 1। सेम पहला ये y में देखेंगे, ये x में देखेंगे, ये x वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे। सेम बात 90 डिग्री आगे आते हैं तो साइन 180 डिग्री, याद रख लेना बेटा क्या है साइन 180 डिग्री। सर 180 डिग्री पे साइन यानी सेकंड कोऑर्डिनेट है 0। ओके सर, और कोस 180 डिग्री कितना होगा, पहला कोऑर्डिनेट कितना है सर, -1, तो ये लिखेंगे -1। सेम टू सेम बेटा 270 डिग्री पे लिखेंगे साइन 270 डिग्री। बोल बेटा कितना होगा, दुनिया है गोल, तू तो बोल, कुछ तो बोल, 270 डिग्री -1, हाँ -1। फिर देखो कोस
कोस 270 डिग्री कितना होगा, ध्यान से देख के बोल। सर 0 है पहला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ठीक है सर। वापस 360 डिग्री पे पहुंच गए तो साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री और कोस 360 डिग्री। पहला कोऑर्डिनेट कोस होगा जो कि यहां पर दिख रहा है 1, और दूसरा साइन होगा जो कि है 0। क्या आया, क्या ये आया? इतनी वैल्यू अगर आपने सटाक से लिख ली, इस ट्राइंगल के साथ लिख ली, बेटा जीत गए हो आप। एक स्टेप जीत गए हो आप, एक बाजी आपने खेल ली है, जीत गए हो। लेकिन आपको याद हो, अपने आप के ऊपर प्राउड बोलना और बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, ठीक है, छोड़ो ये सब बातें। भाई आपने तो बताया था कि आप हमें है ना ये 300 डिग्री की वैल्यू निकालना बताओगे, 360 डिग्री तो आपने बता दिया, ठीक है सर ये तो समझ लिया, लेकिन ये तो अभी तक आपने नहीं सिखाया। मैं वो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको है ना शकुनी मामा के 2 रूल याद रखने पड़ेंगे, 2 रूल पालन करने पड़ेंगे। वो क्या क्या है 2 रूल, वह बताता हूं, ध्यान से देखना। शकुनी मामा ने बताया कि मेरी ट्रिक याद करना, मेरी ट्रिक याद करना। क्या ट्रिक है कि इस क्वाड्रेंट को है ना क्वाड्रेंट 1 बोल रहे हैं। अपन चलेंगे हमेशा ऐसे ही, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, हमेशा याद रखना। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ऐसे याद रखना कि 0 से 90 के डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। फिर 90 से 180 की डिग्री के बीच में जितने एंगल होंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। फिर 180 से 270 थर्ड, फिर 270 से 360 डिग्री के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब शकुनी मामा ने ये चीज बताई हुई है, मैंने कुछ नहीं बताया बेटा, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, जो उन्होंने मुझे दिया मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। उन्होंने बताई ये चीज कि पहले कोऑर्डिनेट में जो भी फंक्शन दे रखा होगा ना उन सबको पॉजिटिव मान लेना, ठीक है। दूसरे में जितने दे रखे हो उसमें से आपको ऑल एस वाला यानी कि साइन वाले फंक्शन को पॉजिटिव मानना है, ऑल एस टी सी। तीसरे में आपको 10 वाले फंक्शन को, अभी लिखा हुआ आ जाएगा, 10 वाले फंक्शन को पॉजिटिव लेना है, ठीक है, ऑल एस टी सी। और लास्ट में आपको कोस को पॉजिटिव लेना है, कोस को पॉजिटिव लेना है। तो देखो यही बात है कि क्वाड्रेंट 1 में सारे पहले तो जो भी एंगल दे रखा है ना, जैसे कि साइन 360 डिग्री दे रखा है, तो साइन 360 डिग्री में साइन 360 डिग्री को पहले सोचना है कि ये कौन से फंक्शन में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। तो मैंने सोचा ये 270 डिग्री और 300 डिग्री के बीच में है, मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होगा, ये तो साइन है तो नेगेटिव साइन लगा दो, तो नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है सर लगा दिया। अब क्या है, अब इसको ब्रेक करना है। क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब क्या होता है, इस 300 को ऐसे डिवाइड कीजिए कि वो 270 या 360 के जैसा दिखे, यानी कि इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना है, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, सुनना है इस बात को, सुनना इस बात को, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। साइन 300 है ना, तो 300 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि सर ये 360 माइनस करके 60, तो ये 300 डिग्री दिख जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या बोला था कि किसके बीच में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इन दोनों के बीच में है, और उस जगह पे साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन ले लीजिए। अब हमें इस साइन को हटाना, ये क्वेश्चन में पे आ गया हूं, अभी इसका एग्जांपल बताऊंगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन बस एक समझते जाना। पहला रूल ये था कि साइन कैसे लेनी है, पहला रूल साइन के बारे में हमें बताता था। दूसरा रूल है कि अगर 90 या 270 डिग्री का यूज कर रहे हो तो फंक्शन को चेंज कर लेंगे। अगर साइन है तो उसका कोस कर लेंगे, और कोस है तो साइन कर लेंगे। अगर 10 है, इतना याद रखो तुम, तो साइन है तो कोस कर लेंगे, कोस है तो साइन कर लेंगे, ठीक है। साइन है तो कोस कर लेंगे, कोस है तो साइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे मैथ्स, हमारे फिजिक्स में बस साइन और कोस की बात ज़्यादा चलती है, इसलिए ज़्यादा नहीं बताता हूँ, साइन और कोस की बात चलिए। तो अगर ये साइन है तो इसको कोस कर लेंगे, कोस है तो साइन कर लेंगे। कब, जब हमने यूज किया हो पहला वाला कोऑर्डिनेट या तो 90 डिग्री या 270 डिग्री, लेकिन हमने तो इन दोनों में से कोई भी यूज नहीं किया है, हमने तो नीचे वाला यूज किया है, हमने तो 0 डिग्री 180 डिग्री या 360 डिग्री में से कोई यूज किया है। तो उसमें फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, मतलब कि ये जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज रहेगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा। 360 डिग्री को डायरेक्ट हटा के जोड़ दीजिए इनके साथ, तो साइन 60 डिग्री माइनस में आ जाएगा, माइनस में √3/2, साइन 60 डिग्री माइनस √3/2, खत्म। अब देखो 2 क्वेश्चन करवाता हूं, रूल से चलना, अभी क्लियर कट हो जाएगा। रूल से चलना मेरे दोस्त। सबसे पहला रूल साइन देखेंगे, सबसे पहला रूल साइन देखेंगे। साइन कैसे दिखना है कि पहला कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते थे, ऑल एस टी सी, ऐसा भी लिखते हैं, ऑल, फिर स्कूल टू कॉफी, मतलब ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज, ऐसा भी लिखते हैं, मतलब ऐड शुगर
ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा भी लिखते हैं, मतलब वो बच्चों वाली मेथड हो जाएगी याद रखने के लिए, मुझे तो सिंपल याद रह जाती है, ऑल एस टी सी, ठीक है। अब पहला सबसे बड़ा स्टेप होता है कि इसको लिखना कैसे है, तो मैं लिखना सिखाता हूं। देखो ऐसे साइन 110 डिग्री है ना, 220 डिग्री है ना, तो इसको लिख लेता हूं, यहां पर होगा कहीं ये 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में, तो मैं लिख लेता हूं 180 डिग्री प्लस करके 30 डिग्री। हाँ सर बात आपकी सही है, क्या है ये बात सही है, हाँ जी ये बात सही है। अब ध्यान से देख, साइन एज इट इज ओके 180 डिग्री है ना, हाँ जी सर 180 डिग्री है, तो किसके बीच में है ये सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो साइन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है सर नेगेटिव। पहला रूल फॉलो हुआ साइन का, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, फंक्शन रूल, दूसरा रूल था फंक्शन रूल। फंक्शन रूल क्या कहता था कि अगर आपने वर्टिकल एक्सिस यूज किया, जैसे कि 90 यूज किया है या फिर आपने 270 डिग्री यूज हुआ है, तो चेंज करेंगे, तो फंक्शन को चेंज करेंगे, कोस का साइन, साइन का कोस करेंगे। और अगर आपने 180 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का यूज किया है तो नो चेंज, नो चेंज, ये दूसरा रूल था। तो मैंने कौन सा यूज किया, 180 डिग्री, 180 डिग्री का यूज किया तो नो चेंज, तो सीधा सीधा लिख लेंगे साइन, डायरेक्ट चिपका देंगे इसके साथ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/2, ठीक है। अब किसी बच्चे मतलब होता है ना ऐसे कोई कोई बच्चे कि सर मैं तो 210 डिग्री को ऐसे क्यों तोड़ूंगा, मेरे दिमाग में उस टाइम पे ऐसा आया कि मैं इसको ऐसे तोड़ूं, साइन 180 डिग्री की जगह पे मैंने लिख दिया इसको 270 डिग्री माइनस करके 60 डिग्री, ऐसा भी तो हो सकता है, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं। मैंने बोला हाँ तू कर सकता है, कोई इसमें शंका नहीं है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस, इट्स योर चॉइस, तुम कर सकते हो। 270 डिग्री माइनस करके 60 डिग्री। पहला रूल, पहला रूल ध्यान से देखना, पहला रूल साइन रूल, साइन में क्या कहता था, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ठीक है सर, साइन की साइन आ जाएगी नेगेटिव। अब तुमने इस बार 270 वाला ये यूज किया तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा। अब इसके साथ चिपकेगा तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद कर भाइयों बहनों, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। सेम आंसर आया। तुम कुछ भी यूज करो बेटा, तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे ये मेथड आए, ये मेथड आए, लेकिन आंसर सेम ही आएगा अगर आप शकुनी मामा की मेथड को फॉलो करते हो तो। पक्का समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ो, एक आखिरी क्वेश्चन करवाऊं, एक अच्छा क्वेश्चन करवाऊं, लीजिए। यह है 240 डिग्री, इसको भी तोड़ते हैं दो हिस्सों में, दो हिस्सों में। कोई कोई बच्चे होंगे, देखो ये मैथ्स है बेटा, मैथ्स में थियरी नहीं होती, लेकिन मैं थियरी तुम्हें समझा के फिर इस कोशिश करता हूं क्वेश्चंस करवाने की। तो पेशेंस रखना, क्वेश्चंस करना मेरे साथ, क्वेश्चंस करना, तब तुम्हें फील आएगी इस चीज की। वरना अभी फिजिक्स आएगा तब मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं उनको ये चीज पता है, ठीक है। कोस 240 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूं 240 इन दोनों के बीच में आएगा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस करके 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और कोस मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 270 माइनस करके 30 डिग्री, दोनों वैलिड है, हाँ जी दोनों वैलिड है, इसमें कोई शंका नहीं है, बढ़िया है। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे तो कोस इसमें भी नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यूज किया, 180 डिग्री का यूज किया है, तो सर फंक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली कोस को हम मिटा देंगे, जोड़ देंगे 60 डिग्री के साथ, तो कोस 60 डिग्री। और 270 डिग्री का यूज किया है, 270 डिग्री मतलब वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में हम फंक्शन को चेंज करते हैं, कोस का हो जाएगा साइन, और फिर ये चिपकेगा 30 डिग्री के साथ, तो ये 30 डिग्री। अब दोनों की वैल्यू लिख दीजिए, कोस 60 डिग्री होता था 1/2 और साइन 30 डिग्री भी होता था 1/2। अरे भाई साहब, दोनों क्वेश्चन का आंसर माइनस में 1/2 आ रहा है। अरे वो तो इत्तेफाक से आ गया, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि माइनस में 1/2 ही हर बार आएगा, ना 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 ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इत्तेफाक से आ गया, इत्तेफाक से आ गया। क्या शब्द बोला है मैंने आज, हिंदी में एक नया शब्द सीख लिया मैंने, ठीक है, खैर क्या समझ में आया, पक्का, आर यू श्योर अबाउट दैट? तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ये मेलोडी क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा कि अगर साइन 300 डिग्री है तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। ये तुम्हें अभी के अभी कमेंट में बताना है, वीडियो को पोस्ट करो, कमेंट करो, कमेंट करो कि इसका आंसर कितना आएगा। ये मेलोडी क्वेश्चन नंबर 1 है, गिनना लास्ट में तुम्हारी कितनी मेलोडी सही हुई है, कितनी मेलोडी तुमने जीती है। शायद हम इन फ्यूचर कहीं पे मिलेंगे तो हम इतनी मेलोडी शायद तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे सकता हूं एज अ गिफ्ट, लेकिन पहले चेक करना तुम्हें कितनी मेलोडी तुम जमा कर पा रहे हो, ठीक है। ये साइन 300 डिग्री, पक्का। आगे बढ़े, लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक और टॉपिक के साथ, जो कि है डिफरेंशिएशन। अब यहां से एक्चुअल में फिजिक्स की शुरुआत होनी शुरू होगी।
फिजिक्स नहीं पूरा का पूरा, लेकिन फिजिक्स के कंसेप्ट डायरेक्टली रिलेट करेंगे। क्या पता है, एक एग्जांपल समझाता हूं, ये भूल जाओ, ये सब चीजें लिखी हुई भूल जाओ। तुम्हें कोई नहीं पूछेगा कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन लिखो, नहीं, कोई नहीं पूछेगा। यहां पर तुम्हें पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन करके बताओ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो डेफिनेशन रटने वाली बात भूल जाओ, अब वो 10th वाली बात नहीं है। जो बच्चे 11th पार करके 12th में आ चुके हैं ना, उनको ये चीज पता है, डेफिनेशन का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर फील करना है, कंसेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा मेरे यार, ओके। तो क्या हुआ पता है, डे 1 पे, मतलब एक बार की बात है बेटा, जब मैं छोटा बच्चा था, तो डे 1 पे मेरे नाक देखो, ये नाखून देखोगे बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। लेकिन 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, पीछे 40 भी लिखा हुआ है, 40 दिन के बाद नाखून देखो बेटा, हालांकि फिर भी लड़कियों से तो कम ही बड़े हैं, लेकिन फिर भी बढ़ गए हैं बेटा, एक अच्छी खासी साइज के बड़े हैं, अच्छी खासी लेंथ बढ़ गई है इसकी। अब एक बात सोच समझ के मुझे बताओ कि क्या एक दिन में ये नाखून बढ़ गए होंगे? नहीं, वक्त लगा होगा, हर दिन थोड़े थोड़े बड़े होंगे, हर दिन थोड़े थोड़े बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं कि डे 1 पे इतने छोटे थे और डे 40 पे राक्षसी नाखून बना लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। हर दिन छोटे मतलब हर दिन थोड़ा बड़ा होगा। तो हम यहां पर ऐसा फाइंड कर रहे हैं कि एक दिन में रवि सर के नाखून कितने बड़े हैं, एक दिन में रवि सर के नाखून कितने बड़े हैं, ठीक है। तो नाखून बढ़ने का रेट ऐसा लिखते हैं, चेंज मतलब क्या होता है, इसको डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा चेंज, नाखून बढ़ने का रेट डिवाइड बाय 1 डे। एक तरह से समय है, एक तरह से टाइम है। मैं ऐसा लिखता हूं डेल्टा एन। मैं क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, डेल्टा एन मतलब डेल्टा नाखून डिवाइड बाय टाइम। तो एक बार में मैंने लिया डे 1। अब भाई मुझे एक दिन नहीं, मुझे एक घंटे में कितना चेंज हुआ था ना रवि सर की नाखून की साइज में, लेंथ में, वो निकालना है। तो मैं डिनोमिनेटर में क्या डालूंगा कि भाई रवि सर के नाखून, ये डेल्टा नाखून में कितना चेंज है। नाखून है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, याद रखना, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा यानी कि चेंज, ये सबको पता है, नहीं पता तो अब याद रख लेना, चेंज है, ठीक है। ओके सर, तो नाखून में कितना चेंज आया पर आवर मुझे निकालना है। एक घंटे में उनके कुछ नाखून बढ़ रहे होंगे। भाई ये बात भी सही है सर, चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। हो सकता है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बढ़ा हो, तो हो सकता है यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा हो। एक घंटे में, हर 1 घंटे में थोड़े बढ़ रहे होंगे। नहीं सर, दिन के समय पे अलग बढ़ते हैं, रात के समय पे अलग बढ़, अरे छोड़ो भाई, अभी छोड़ो, अभी यहाँ मैथ्स की बात पे ध्यान दो। बड़े होंगे कुछ, जाने दो। 1 घंटे में नहीं, मुझे तो हर 1 सेकंड में कितने नाखून बड़े होंगे वो जानना है। हर 1 सेकंड में कितने रवि सर, अरे भाई इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? ले रहा हूं, मैथ्स फील ले रहे हैं बेटा फिजिक्स की। 1 सेकंड में रवि सर के नाखून कितना हुआ? 0.0001 सेकंड, 0.0001 सेकंड, या मतलब बहुत छोटी, 1 सेकंड में मान लेते हैं 0.0001 मीटर जितने बड़ा होगा, मतलब बहुत छोटा नाखून बड़ा होगा, हल्का सा। अब किसी ने बोला और मुझे मजा नहीं आया, मुझे और इसकी डीप में जाना है, 0.1 सेकंड, मतलब ऐसा कि सर डेल्टा चेंज इन नाखून इन 1 सेकंड भी नहीं, 0.0001 सेकंड, मतलब और भी छोटे, सेकंड के 100वें या 1000वें हिस्से में कितना बड़ा होगा उनका नाखून, उनकी नाखून की साइज कितनी बड़ी होगी, वो मुझे निकालना है। भाई तुम करना क्या चाहते हो? मैं करना चाहता हूं कि ये डेल्टा है ना, वो बिग चेंज के लिए जाना जाता है। अगर मैं छोटे टाइम के लिए डेल्टा टी को छोटा कर दूं, क्या कर दूं, जो समय है ना डेल्टा टी, इस डेल्टा टी को मैं छोटा कर दूं, क्या कर दूं, वेरी स्मॉल कर दूं, वेरी स्मॉल, की छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं। ऐसा मान लीजिए कि ये टेंस टू 0 कर दूं, 0 नहीं है, 0 के पास, देखो 1 डे से 1 आवर छोटा, 1 आवर से 1 सेकंड छोटा, 1 सेकंड से 0.001 सेकंड बहुत छोटा, टेंस टू 0। तो उस समय पे बहुत छोटे चेंज की जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे डेल्टा को हम लिख लेते हैं डी के फॉर्म में। क्या लिखते हैं? डी के फॉर्म में। ये डी रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको लिखने का तरीका है, डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका है, क्या पता है कि नाखून का रेट आपको निकालना है, तो ऐसे d/dt कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये नाखून कितने बड़े होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये नाखून कितने चेंज हुए होंगे,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये नाखून कितने, यहां जो है ना उसके रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं नाखून बढ़ने का या नाखून चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी, छोटा चेंज। ये फंक्शन जैसे साइन कोस टेन फंक्शन है, वैसे भी एक फंक्शन है। 11th वाले बच्चों को थोड़ा सा इसमें, मतलब जो अभी 11th में आ रहे हैं उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि क्या है ये चीज, लेकिन ये फंक्शन है। 12th वाले बच्चों को ऑलरेडी ये पता है क्या होता है। अब इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो 12th वाले बच्चों को मजा आ जाएगा। ठीक है बढ़िया यार, फिर बहाने को आगे बढ़ाओ, ध्यान से देखना, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लिख लीजिए यहां पर हेयर, बाल चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन देख मैं बात बताता हूं यहां पर, हम थोड़ी ये हेयर मतलब बाल की बात करेंगे, नाखून की बात करेंगे, बेटा मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये सब बातें अभी नहीं करेंगे, करेंगे इन फ्यूचर कभी जब फिजिक्स में बहुत डिप डाउन जाएंगे तब, अभी नहीं। अभी हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि डी एक्स बाई डी टी, एक्स यानी पोजिशन होती है तो चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा बोलते हैं। कभी कभी ऐसा लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी, एंगल चेंज, थीटा यानी एंगल, चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कभी कभी लिखते हैं ऐसे डी आई बाई डी टी, आई होता है करंट, तो चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, ये हुआ डिफरेंशिएशन का पार्ट। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि जैसे साइन में आपको पता है कि 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, वैसे ये डिफरेंशिएशन के भी रूल्स है, उस रूल्स को समझना होगा। अगेन मैंने बनाए हुए रूल्स नहीं है, कहां से, शकुनी मामा ने बताया, वही मैं आपको बताता हूं। ये बताते हैं कि कोई भी फंक्शन जैसे मैंने y लिखा है यहां पर, तो कोई भी फंक्शन अगर y दे रखा है, वो अगर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है, ये एग्जांपल दे देता हूं, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 दे दिया है, y इज इक्वल टू 50 दे दिया है, y इज इक्वल टू पाई लिख दिया है, तो ये कांस्टेंट है। अगर उसका रेट चेंज करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो 0 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है यार, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज हो ही नहीं रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो या विथ रिस्पेक्ट टू x हो, थोड़ी कोई चेंज आएगा। तो सीधी सी बात है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे सिग्मा मेल है, सिग्मा मेल का एटीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका दिल नहीं पिघल रहा है, सीधी बात, तो 0 आ जाएगा, 0। बढ़िया, सेम बात हो ना तुम सिग्मा, ठीक है, तुम्हारी बात हो रही है यहां पर, बढ़िया, ये पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि अगर x की पावर n दे रखी है, x की पावर n दे रखी, याद रखना ये भी चीज कि जो चेंज हो रहा होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू हम जो ले रहे हैं ना, उसी के अनुसार ये y होना चाहिए। तो y की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू x की पावर n, तो बताते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दे रखी है तो डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, पावर आगे, पावर में एक की कटौती मतलब n-1। अगर 5 दे रखा है तो 5 आगे, 5 में 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब लिख देता हूं, देखो इसका एग्जांपल की, अगर ऐसा दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 या एक्स की पावर 3, तो ऐसा लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू पावर आगे, पावर में की कटौती मतलब x की पावर 2 हो जाएगा, कटौती मतलब 2 हो जाएगा। बढ़िया, अगर इसके आगे कोई कांस्टेंट हो, k हो, जैसे कि यहां पर लिख दिया मैंने 2, तो उस 2 को एज इट इज रखना, तुम तो बस x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर देना, इसका भी एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान से देख। अगर लिख दिया है, ये 2 को हटा देना थोड़ी देर, अगर बता दिया है y इज इक्वल टू 5x की पावर 3, तो डिफरेंशिएशन dy बाई dt, 5 को अलग ही निकाल दो। अब x का क्यूब है ना, उसका डिफरेंशिएट करो, तो पावर आगे मतलब 3 आगे, पावर में की कटौती मतलब 3 - 1 यानी 2। ठीक है, अब 5 तेरी 15 होता है, 15 x की पावर 2। ये रूल है, ये क्या है, रूल है, और उस रूल के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। बढ़िया यार, साइन का डिफरेंशिएशन कोस x होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, याद रखना बेटा, कोस फॉर सी फॉर चालाक के आगे आती है माइनस साइन, जहरीला होता है, उसके अंदर माइनस साइन होती है। ठीक है, एस फॉर सीधा साधा में डिफरेंशिएशन में एज इट इज मिल जाएगा कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन साइन। अगर 10 दिखा जाए, वैसे ये होगा नहीं, लेकिन कभी मिल जाए तो sec²x लिख देना। क्या लिख देना, sec²x। ऐसे 2 और फंक्शन है जो शायद कभी दिखेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी बता देता हूं। अगर e की पावर x कभी दिख जाए और डिफरेंशिएशन पूछे dy बाई dx, तो तुम एज इट इज लिख देना, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। हाँ, नो चेंज, एज इट इज रहता है। ऐसा एक और y इज इक्वल टू, अगर दे रखा हो log e बेस्ड x, या फिर इसको ऐसे ln x भी लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, ये भी एक फंक्शन है। तो उस टाइम पे हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x, पावर
मतलब ये रूल है बेटा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, रूल है। ये क्या है पता है, एक तरह से ऐसा है कि एक डब्बा है, एक मशीन है अपने पास, तुम यहां से कुछ डालोगे यहां से कुछ निकलेगा, यहां से कुछ डालोगे यहां से कुछ निकलेगा। तुम जो भी इनपुट दोगे ना, y इज इक्वल टू तुम क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, y इज इक्वल टू तुम इनपुट दे रहे हो। यहां मशीन है जो काम कर रही है dy बाई डी के फॉर्म में और तुम्हें कुछ आउटपुट दे देगी। इसीलिए बच्चा है तुम्हारा, ये मशीन तुम्हें दे रहा हूं, आलू डाल सोना निकल, आलू डाल सोना निकल वाली बात, ठीक है। तो कुछ तुम दोगे और कुछ आउटपुट मिलेगा, यही काम है डिफरेंशिएशन का। पक्का देख लीजिए, इसको एक बार छाप लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। देख लिया अच्छे से, बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लो धड़ाधड़ क्वेश्चन करते हैं, इसकी फील लेते हैं कि कैसे इस टॉपिक को समझते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिजिक्स में कोई एक इक्वेशन दी रखी होगी, जैसे कि y है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, वो x की पोजीशन कुछ हिसाब से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये चेंज हो रहा है, y इज इक्वल टू y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर 5। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो सीधी सी बात, रूल नंबर 1 के अनुसार, रूल नंबर 2 के अनुसार पावर आगे पावर में की कटौती, तो dy बाई dx पावर आगे पावर में की कटौती, सॉरी पावर आगे पावर में की कटौती 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। बढ़िया यार, सेम बात यहां पर, कौन सा रूल निकलेगा, रूल नंबर 3, कोई कांस्टेंट दे रखा हो उस टाइम पे, कांस्टेंट दे रखा हो उस टाइम पे, ठीक है सर। तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, dy बाई dx, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर x5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। x5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सर पावर आगे पावर में की कट होती तो 4 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, x की पावर 4, ठीक है। x की पावर 1/2, याद करो ये क्या है सर, x की पावर 1/2 यानी √x होता है, हमें इसका dy बाई dx निकालना है। अरे तो क्या हुआ सर, तो क्या हुआ, वही फिनोमिना तो लगेगा, x की पावर 1/2 है तो dy बाई dx पावर आगे मतलब 1/2, पावर में की कट होती तो 1/2 -1। अब आधे में से एक निकालोगे, बचा क्या, -आधा, आधे में से एक निकालोगे -आधा। पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो x की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो x की पावर +1/2 हो जाएगी, और +1/2 को हम √x लिख लेंगे, तो 1/2 √x, मतलब कि इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/2 √x। ऐसे ही अगर t दिया होता तो, ऐसे y इज इक्वल टू √t दिया होता तो हम dy बाई dt करते, आंसर क्या आ जाता, 1/2 √t। ये छोटी छोटी बात है ना, अभी मैं आपको रिलेट करवाऊंगा और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन से, एकदम प्योर फिजिक्स के क्वेश्चन से रिलेट करवाऊंगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में बिठानी कि हाँ ऐसे ये डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की फील ली, फिर डिफरेंशिएशन के रूल समझे, और उन रूल के हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन किए। लेकिन कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है। देखो डिफरेंशिएशन बढ़ाने के लिए मैं भी 15 मिनट में पढ़ा के खत्म कर सकता हूं, लेकिन डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज ये कि जब कभी भी कोई फंक्शन आपको दे रखा है u + v के फॉर्म में, जैसे दो फंक्शन दे रखे हैं, कोई पहला टर्म भी दे रखा है, दूसरा टर्म भी दे रखा है, और इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो u का अलग से डिफरेंशिएशन कीजिए, v वाले का अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस कर दीजिए, बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कर दीजिए। बढ़िया यार। अब और एक इंपॉर्टेंट, मतलब ये दोनों तो काम के है ही आपके साथ, आपको दोनों के दोनों काम के है ही है, इसके साथ साथ थर्ड वाला भी उतना ही काम का है, इनफैक्ट उससे उन दोनों से ज्यादा काम का है। क्या कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, u वर्सेस v, ये दो अलग अलग फंक्शन है, y इज इक्वल टू u और v है, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस करके दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। अभी इसका एग्जांपल बताऊं, चलो अभी क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन बस ऐसा ही क्या कि पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस करके दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएट, ये उसका डिफरेंशिएट करने का तरीका है। क्या है? तरीका है। अभी क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से बताऊंगा। और लास्ट में डिवीजन रूल कि इसमें बताते हैं, वैसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो कैसे कि u/v है तो सर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस करके ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखेंगे, ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो। मैथ्स वाले तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, या अगर क्लास 12 में आ चुके हो तो इसको पढ़ ही लिया होगा, लेकिन हम इसकी ज्यादा बातें नहीं करेंगे फिजिक्स में। ओके, अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप आइडेंटिफाई करना। देखो यहां पर समेशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है, मतलब रूल 1 2 यहां पर फॉलो होंगे। रूल प्रॉपर्टी 1 2, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 यहां पर फॉलो होगी। इस क्वेश्चन में 5x इंटू साइन एक्स है,
5x इंटू साइन एक्स है, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। ओके सर, ये u और u डॉट v वाला पार्ट है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रोडक्ट रूल वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज होने वाली है। ठीक है, बारी बारी से करते हैं, बारी बारी से करते हैं। पहले P1, इसमें क्या था कि सर जो भी डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग कर ही दीजिए, जो बीच में साइन होगी वो एज इट इज लिख लेंगे। तो x5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4, ये हमने अभी सीखा है। ओके, x की पावर 3 है तो सर पावर आगे पावर में की कटौती मतलब 2 हो जाएगा। और 10 भाई 10 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट अगर अकेला दिख जाए बेटा मार देना, गोली मार देना उसको। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1, तो ये हो जाएगा 0। ओके, जो बीच में साइन थी वो लिख दीजिए, पहले में माइनस दूसरे में प्लस, खत्म बेटा, ओवर एंड आउट, हो गया, हो गया, बस इतना ही था। हाँ सही में हो गया, ओवर, यही था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सर इसका डिफरेंशिएशन करो ना आप, dy बाई डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स लिखो या y लिखो, दोनों मतलब एक ही है, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो पहला एज इट इज मतलब 5x एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसके लिए मैं डब्बा लिख देता हूं, उसके लिए मैं डब्बा बना देता हूं। अब दोनों के बीच में आपको याद हो तो प्लस साइन लिखी थी। अब दूसरा एज इट इज, ये साइन एक्स को मैंने एज इट इज लिखा है, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यही था। हाँ यार देखो ना, यही रूल तो था, यही प्रॉपर्टी तो थी प्रोडक्ट रूल, कि पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, वही किया है मैंने, डब्बा बनाया, मतलब डब्बे वाले में हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन करो। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोस एक्स, और इसमें पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो 5x का डिफरेंशिएशन याद करो, 5x कहीं पे लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स 5x, तो x की पावर 1 है। ठीक है सर, तो d बाई 5 कॉन्स्टेंट पार्ट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, d बाई डी एक्स, x की पावर 1, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो सर d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन और x का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में की कटौती, x 1 माइनस 1 यानी 0 होता है, किसी की भी पावर 0, इसका मतलब हो जाएगा 1, किसी की भी पावर 0 यानी उसका अस्तित्व कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5। ओके सर, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 5x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा। सीधी बात है, अगर कहीं आपको दिख जाए d बाई डी एक्स 10x, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 10, d बाई डी एक्स 100x, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100। याद रखना बेटा, x अगर अकेला है तो 1 हो जाएगा, इसके साथ कुछ है तो 1 इंटू 10, 1 इंटू 100 ऐसे हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, अगर कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया। इसका फाइनल आंसर आएगा 5x कोस एक्स प्लस 5 साइन एक्स, ओवर एंड आउट, बस यही था इसका आंसर, यही था इसका आंसर, ओवर एंड आउट, बस यही। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी, और इससे पहले जो रूल्स पढ़े थे उस रूल्स का भी अच्छा खासा हमने यूज किया है। अब एक मेलोडी क्वेश्चन और है जो आपको मैं कमेंट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप लिख देना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क में है। अब होमवर्क बेटा घर पे खाना खाते खाते नहीं करना है, अभी मुझे पता है तुम आलसी वाले मोड पे आ गए हो, छोड़ दिए ना किताब, एग्री करो, छोड़ दिए ना किताब, अब तुम सिर्फ देख रहे हो ना। शुरुआत में जब पढ़ने बैठे थे तब तुम्हारे पास पेन भी थी, बुक भी थी, लेकिन अब छोड़ दिए ना, सही बताओ, छोड़ दिए ना, तो उठा लो उसको वापस और इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। मैथ्स कर रहे हो तुम, मैथ्स उबासी लेते लेते नहीं देखना है, हाथ पेन चलाना है, आंसर लिखना है। बताओ मेलोडी पानी है, बताओ इनमें से कौन सा आंसर आएगा, बताओ कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त। ठीक है, ओके, अगेन बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन भरपूर पढ़ाया जाता है क्लास 11 क्लास 12 पे मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम का है। तो कोई बार एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो हल्का सा आपको लो फील करवा देगा, तो मैं उस वाले पार्ट पे भी अभी से आपको मजबूत करना चाहता हूं। हाँ, अभी से, डे वन से कि अगर आप 11th में आ रहे हो तो आपको ये चीज़ों की पता होनी चाहिए। कभी फिजिक्स में हम ऐसी बात करेंगे तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। और क्लास 12 वाले बच्चों को तो ये चीज़ें पता होती है, लेकिन फिर भी ये भूल गए हो तो याद दिला देता हूं। चेन रूल, जैसी भी रूल, ये रूल क्या कहता है कि आपने समझा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना आता है, आपको साइन का डिफरेंशिएशन करना आता है। क्या हो अगर साइन एक्स और उसकी पावर स्क्वायर में हो तो इसका डिफरेंशिएशन हमने कहीं नहीं सीखा है ना,
इसका डिफरेंशिएट हमने कहीं नहीं सीखा है। तो उसमें ये जैसी भी रूल काम में आता है, किताबों में इसको चेन रूल से लिखते हैं, लेकिन शकुनी मामा ने मुझे बताया था कि इसको जैसी भी रूल कहना है। ठीक है, तो जैसी भी रूल ये कहता है, इसके अंदर बैठा हुआ है अपना गोलू, ठीक है, ये जैसी भी रूल कहता है कि सबसे पहले फाइंड करो कि अंदर का फंक्शन क्या है, अंदर का फंक्शन क्या है। जैसे कि यहां पर अंदर मुझे दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर है sin x, तो जो इनर फंक्शन है ना उसको मान लीजिए t, और t इज इक्वल टू sin x लिख लीजिए, ये अज्यूम कर दीजिए। देखो अज्यूम किया है आपने ये पार्ट, इनर फंक्शन क्या है वो आपको पता है sin x, फिर आपने अज्यूम क्या किया है, इनर फंक्शन को अज्यूम किया है t इज इक्वल टू sin x, t इज इक्वल टू sin x। ओके, ये आपने अज्यूम किया है, ठीक है, ये आपने अज्यूम किया है। ओके सर, आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, इस t की पावर 2 हो जाएगा। आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, इस t की पावर 2 हो जाएगा। आउटर फंक्शन t की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो you will found y इज इक्वल टू t की पावर 2। अब इसका डिफिनेशन करना आपको आता है, dy बाई dt इज इक्वल टू 2t। हाँ, हो गया यार, हो गया, खत्म खत्म खत्म। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जो आपने एक्स्ट्रा पुट किया था ना, जो इनर फंक्शन आपने अज्यूम किया था ना, उसका भी एक बार डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर बात बस खत्म ही हो गई थी, लेकिन उसका भी एक बार डिफरेंशिएट करना है। यानी कि जो t लिखा था ना, उसका dt बाई dx वाला वर्जन यहां पर लिखना है, dt बाई dx वाला वर्जन लिखना है। अगर x है तो x, y है तो y, z है तो z, ठीक है। तो dt बाई dx, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोस x। ओके सर, तो यहां पर साथ साथ आप लिखोगे वो फंक्शन, ये यही है चेन रूल कि t का और एक बार डिफरेंशिएशन होगा, t का और एक बार डिफरेंशिएशन होगा। बस यही थी खास बात, यही थी खास बात। हो गया क्वेश्चन। t की वैल्यू क्या थी अब सर 2। अभी देखो एक और क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चल जाएगा। t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, साइन x, तो ये साइन x, और dt बाई dx क्या मिला, कोस x। तो 2 sin x इंटू कोस एक्स, 2 sin x इंटू कोस एक्स, आंसर आ गया। घबराओ नहीं, घबराओ। अरे मुझे पता है पहली बार में नहीं समझ में, कोई बात नहीं। क्या किया हमने, सबसे पहले इनर फंक्शन को हमने अज्यूम किया t का वेरिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx कर दिया, dt बाई dx कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आउटर फंक्शन आइडेंटिफाई किया, sin x t माना तो t का स्क्वायर हो जाएगा। t का स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना हमें आता था, और आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बिना बताए सिर्फ और सिर्फ आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले कर लिया है। और जैसी भी यही तो करती है, जैसी भी क्या करती है कि ये ऐसा घर बना हुआ है और घर के फरते ये बेटा हाउस, ये तुम्हारा स्वीट होम, तुमने की पत्थरबाजी और पत्थरबाजी कर ली है। अब जैसी भी आया बेटा, बुलडोजर आया, तो कर रहे हो क्या, वो पहले बाहर की बाउंड्री को उड़ाएगा, पहले बाहर की बाउंड्री क्या होती है, इंडियन थिंग्स, बाहर की बाउंड्री, अंदर का इंटीरियर, पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है। वैसे ही बेटा तो बाहर की बाउंड्री को उड़ाएगा और फिर तुम्हारे घर को तोड़ेगा ना। तो वैसे ही आउटर फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, इस वजह से मैंने टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t लिख दिया। अब जो अंदर है उसको भी तो तोड़ना है, पत्थरबाजी तुम, जो अंदर है उसको भी तो तोड़ना है, तो बेटा t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx लिखेंगे, dt जो वेरिएशन है उसके रिस्पेक्ट, dt बाई dx हमने पहले निकाल दिया, कोस x। और एक करते हैं, टेंशन नको, और एक क्वेश्चन करते, देखो ये क्वेश्चन देखो, यहां पर साइन x की पावर स्क्वायर है। देखो अगर साइन x होता तो मैं कर देता, लेकिन मुझे लगता है कि ये x की पावर स्क्वायर है ना, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है। तो मैंने अज्यूम कर लिया इनर फंक्शन को, इनर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, इनर फंक्शन को मैंने अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया, ध्यान से देखना, अज्यूम किया है एक्स स्क्वायर या फिर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, अब मैं कर रहा हूं dt बाई dx, सर x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन है इसलिए dt बाई dx किया। हाँ जी, पावर आगे, पावर में की कटौती, ठीक है, छोड़ दिया, अज्यूम किया था, डिफरेंशिएशन करके छोड़ दिया, खत्म बात। अब ध्यान से देखो आउटर फंक्शन क्या बनेगा। सर आउटर फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर को आप t मान लेते हो ना, तो ये आउटर फंक्शन हो जाएगा साइन t। ओके सर, तो इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू साइन t। ओके, dy बाई dt हो जाएगा सर साइन t का डिफरेंशिएशन कोस t होता है। हाँ, और जो आपने बताया था कि जैसे भी पहले बाउंड्री को तोड़ेगा उसके बाद तुम्हारे घर को भी तोड़ेगा, तो घर को तोड़ेगा तो जो तुमने अज्यूम किया था ना उसको भी तो तोड़ेगा, तो ये dt बाई dx आप अलग से लिखोगे।
आप अलग से लिखोगे, और डी टी बाई डी एक्स का आंसर आपने पहले ही निकाल लिया था, तो फाइनल आंसर इज कोस टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, अब पुट भी कर दीजिए ना साथ साथ, तो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ओके, और डी टी बाई डी एक्स कितना आया 2x, तो आंसर आ जाएगा 2x कोस x का स्क्वायर। और वाह यार वाह, क्या सुंदर बात, क्या क्या सुंदर बात। एक और क्वेश्चन करवाऊं, एक और क्वेश्चन करवाओ, एक करवा देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन। इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा करवाऊंगा। तुम्हें ये चीज़ पता है, बैच में जो पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ पता है कि जब भी प्रारंभ बैच में कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ाया जाता है तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं रवि सर। क्यों ज़्यादा लेते हैं? फिजिक्स में है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को पढ़ाने का तरीका यही होती है कि उसकी पूछ पकड़ लो, पूछ के साथ हाथी को खींच लो, एक एक हल्के हल्के क्वेश्चन करवाओ और फिर हाथी जैसे क्वेश्चन भी करवा दो। इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं डिफिकल्ट कंसेप्ट के। ऐसा मत सोच लेना भागने वाले, नहीं, इसलिए तो नहीं छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th की थी, मैंने उसके क्वेश्चन नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? अरे पता है वो चीज़ें सबको, नई चीज़ें पढ़ाओ ना यार, नई चीज़ें हमें सीखनी है। क्लास 10 से 11th में आया या 11th में से 12th में आया, तो नई चीज़ें पढ़नी होती है, नई चीज़ें सीखनी होती है, और सीख रहे हो तब डिफिकल्टी होती है, ऑब्वियसली चीज़ें। स्विमिंग करना किसी को ऐसे ही थोड़ी आ गया बेटा, पानी में कूदोगे, थोड़ा सा डूबोगे, पानी मुंह में जाएगा, पेट फूलेगा, तब पता चलेगा ना स्विमिंग कैसे करते हैं। वैसी चीज़ यहाँ पर है। बढ़िया। एफ एक्स इज इक्वल टू आई नोट साइन, अरे यार क्या फंक्शन है, आई नोट साइन ओमेगा टी। मैं बता देता हूँ, ये क्लास 12th की इक्वेशन है। अब क्लास 12th वाले बच्चे ने भी शुरुआत में ऐसी इक्वेशन नहीं देखी होगी। क्यों पता है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ाई जाती है, 7वें चैप्टर में। लेकिन अभी से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी फिजिक्स पता है ना। इनफैक्ट तुम जो आगे फिजिक्स पढ़ने वाले हो क्लास 12th के बाद भी, वो भी मुझे पता है, लेकिन जितनी क्षमता है या जितनी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो तो पढ़े। ठीक है, तो क्लास 12th अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ओमेगा क्या है, आई नोट क्या है वो बता देता हूँ। आई नोट एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है, आई नोट एक कॉन्स्टेंट टर्म होता है, तो आई नोट में कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा साइन, साइन एक फंक्शन है। ओमेगा क्या है? ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और ये है कांस्टेंट, ये भी बता देता हूँ। हाँ, टी टाइम है, वो तो वेरी होगा ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये फंक्शन कुछ ऐसा है, ये फंक्शन कुछ ऐसा है। सर आई नोट एक कांस्टेंट तो 5 मान लीजिए, साइन को साइन मान लीजिए, और ओमेगा टी है वो भी उसको कुछ 10 मान लीजिए, तो 10 टी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अंदर छिपा हुआ है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, अंदर छिपे हुए को बाहर निकाल देते हैं। तो इनर फंक्शन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये ओमेगा टी है ना, वो इनर फंक्शन है। तो अज्यूम करो इनर फंक्शन के लिए, अज्यूम करो इनर फंक्शन के लिए, यहां पर लिख देता हूं अज्यूम क्या, t इज इक्वल टू ओमेगा। अरे यार अब देखो t नहीं मान सकता क्योंकि t कंफ्यूज हो जाएंगे, t कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बढ़िया यार, तो थोड़ा आसान भी हो जाएगा, देखना। अब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन करो, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट, ध्यान से, ओमेगा कांस्टेंट टर्म है। जैसे 5t का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, अगर 5t है या 10t है तो 10t का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वैसे ही इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ओमेगा मिलेगा। बढ़िया यार, बढ़िया। अगर ओमेगा टी को आपने थीटा मान लिया है, थीटा मान लिया है, तो इनर फंक्शन क्या हो जाए, तो आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, आउटर फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू आई नोट साइन, साइन ध्यान से देखना, साइन थीटा। हाँ बढ़िया है। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में वेरिएशन ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा। देखो आई नोट को मत छेड़ो, वो तो कांस्टेंट है, जैसे इसमें 5 को मत छेड़ो, वो तो कांस्टेंट है। साइन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। अब तुम्हें जो चीज पता है वही शकुनी मामा ने बताया है बेटा, कि पहले अंदर के नहीं, पहले बाहर की बोल रहा हूं फिर से, बाहर की बाउंड्री को तोड़ेंगे फिर घर को तोड़ेंगे। ठीक है, बाहर की बाउंड्री को तोड़ेंगे और फिर घर को तोड़ेंगे। तो वैसे ही बेटा बाहर की बाउंड्री को तोड़ेंगे और फिर घर को तोड़ेंगे, घर मतलब डी थीटा बाई डी टी, तो इसको तोड़ना मतलब डी थीटा। और अरे चेन रूल यही कहता है भाई, जो अंदर 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 होता है ना उसका भी डिफरेंशिएशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा कहता है बस। ठीक है, डी थीटा बाई डी टी। देखो अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, आई नोट है, कोस थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के इक्वल, तो ये ओमेगा टी लिख दिया। अब डी थीटा बाई डी टी हमने अभी निकाला है, वो ओमेगा है। अरे वाह यार, आंसर निकाल दिया आपने, आई नोट ओमेगा या ओमेगा आई नोट कोस
ओमेगा टी। और ये आप क्लास 12th में क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 में ये सेम चीज मैं बहुत बार करवाऊंगा, ई नोट के हिसाब से भी करवाऊंगा, बहुत बार करवाऊंगा। ओमेगा इसलिए बताया है ताकि हल्का सा रिलेट कर पाओ, लेकिन ओमेगा की जगह वहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में आप 10 लिख के भी क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन भाई तुम्हें पता है कि मास्टर जी को पहले से ऐसी दिक्कत है कि तुम्हें डिफ़िकल्ट चीज़ें पहले पढ़ा दूँ, तो हल्का फुल्का मेरे साथ वो दिक्कत है, समस्या है, लेकिन तुम कोशिश करना। पक्का मेलोडी क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये मेलोडी क्वेश्चन समझ में आया? तो अब तक की जितनी भी बातें थी ना मेरे दोस्त, ये क्या था? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का पार्ट था कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, इसका रूल कैसे काम करता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रूल और प्रॉपर्टी से आप वाकिफ हो जाओ। अब मैं इसकी एप्लीकेशन समझाता हूं इन टर्म ऑफ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज में होगा। तो याद रखा, आपको ये चीज पता होगी कि वेलोसिटी होती है dx by dt, सॉरी डेल्टा x by डेल्टा t, ये वेलोसिटी होती है। और आपको ये भी चीज पता है कि एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v by डेल्टा t। अब तक बताते थे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, लेकिन अब आप क्लास 11th में आओगे, जो 11th वाले बच्चे हो उनके लिए खास करके बात है कि 11th में आओगे, इस डेल्टा का चेंज है वो आप d में कन्वर्ट करोगे, सो यू विल फाउंड वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt। आपको x का फंक्शन दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे, यू विल फाउंड वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिख रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट एक्सेलरेशन। सो इन शॉर्ट, आपके पास अगर पोजीशन की कोई इक्वेशन है तो उसका डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी पाने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी पाने के लिए, dx by dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएट करो dv by dt, यू विल गेट एक्सेलरेशन। क्या सुंदर सी बात है। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। ये एप्लीकेशन नंबर 1 है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए यूज होता है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये डिफरेंशिएशन यूज होता है। क्या बात है। चैप्टर नंबर 1 मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसी पर बेस्ड है। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें यहां पर देखने को मिलेंगे और नॉट ओनली चैप्टर नंबर 1, उसके बाद भी बहुत बार ये यूज होगा इन टर्म ऑफ ग्राफ, इन टर्म ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट की। जब कभी भी हायर लेवल का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कोई ग्राफ दे रखा है आपको y वर्सेस x, इसका स्लोप क्या लिखते थे? आपको याद हो तो हम स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में स्लोप लिखते थे ऐसे, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में हम ऐसे स्लोप लिख दिया करते थे। बचपन की बात है कि स्लोप इज इक्वल टू, ऐसे छोटे बच्चों की तरह, स्लोप इज इक्वल टू y है, इस साइड y है, इस साइड x है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो आपको ये चीज पता अब चल गई कि जहां जहां बड़ा चेंज आ सकता है वहां वहां छोटा चेंज भी आ सकता है, और उस छोटे चेंज को हम dy बाई dx कहेंगे। और हाँ, मतलब कि अगर इसका स्लोप निकालना है तो हम dy बाई dx भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट स्लोप की वैल्यू देता है और स्लोप को हम dy बाई dx लिखते हैं, हम स्लोप को dy बाई dx लिखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2, किसी भी कर्व पे अगर स्लोप निकालना है तो उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जो x एक्सिस पे होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें उसका स्लोप मिल जाएगा। यार सुंदर सी बात। तीसरा है मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। ये मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसे आड़ा तिरछा ग्राफ दे रखा है, उस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कब आती है y की वो निकालना, मिनिमम वैल्यू कब आती है वो y की वो निकालना, उस कंसेप्ट को कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। y की वैल्यू कब मैक्सिमम मिलेगी? इस वाले x पे मैक्सिमम मिलेगी, इसको मैक्सिमा बोलते हैं। y की वैल्यू कब मिनिमम मिलेगी? इस पॉइंट पे हमें मिनिमम मिल रहा था ना, रेड कलर से, तो रेड कलर से लिखता हूं। देखो इस पॉइंट पे हमें y की वैल्यू पूरे ग्राफ में, ये पूरा ग्राफ देखो, पूरा ग्राफ अच्छे से देखो, ये पूरा ग्राफ, ये पूरा ग्राफ, ये ऐसे वेरी हुआ y वर्सेस x का ग्राफ है, ऐसे 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 नीचे आया, ये ऊपर गया। अब कोई पूछे इसमें कि कहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, यहां पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, यहां पर y मैक्सिमम है। y की इस वैल्यू के लिए x की कितनी वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमा। ये x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे हम। फिर y की वैल्यू के लिए, y की मिनिमम वैल्यू के लिए, ये y की यहां पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, y की ये मिनिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू कितनी है, उस x की वैल्यू को हम मिनिमा बोलते हैं। इस मिनिमा पॉइंट को कैसे निकाला जाता है वो हम इस डिफरेंशिएशन की मदद से सीखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, कभी कभार के केस में यूज़ होगा, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, हम एक क्वेश्चन करते हैं तो पता चलता जाएगा, तुम्हें चीज़ों का पता चलता जाएगा। देखो, ओह मैं खुद गब्बर राइड कर रहा हूँ, मेरी बाइक की वेलोसिटी इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी कर रही है। इक्वेशन है 3t²
इक्वेशन है 3t² प्लस 4t माइनस करके 1 मीटर पर सेकेंड में है, वेयर t इज टाइम इन अ सेकेंड, और फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ बाइक। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालना है कब, जब t इज इक्वल टू 0 हो। इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। देख रहे हो भाई साहब, ढैन 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 बुलेट चला रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने फिनोमेना अप्लाई किया था dv/dt। ओके, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले 3t² का डिफरेंशिएशन, पावर आगे, पावर में की कटौती, स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, बीच में जो भी साइन है वो लिख दीजिए। 40 हमने सीखा था, अगर 10t है 10t का डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10। वैसे ही 40 है तो 40 का सिर्फ और सिर्फ 4, और कोई कांस्टेंट पार्ट है तो कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएट 0 हो जाता है। बढ़िया, ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन कब निकालना था, t इज इक्वल टू 0 पे निकालना था। t इज इक्वल टू 0 पे 339t प्लस 4 है, तो सर 9t की वैल्यू 0 प्लस 4 तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का वाला आंसर आया इसका, पक्का वाला आंसर। बेसिक मैथ्स बोल के फिजिक्स का क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन क्या तुम इसकी फील ले पाए हो, समझ पाए हो दोस्त? बताना मुझे ये कंसेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो। डिफिकल्ट चीज़ पढ़ा रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे भाई? हाँ, 80 साल के होके थोड़ी समझोगे, अभी तो साइंस पढ़ रहे हो, अभी तो सीखोगे ऐसी चीज़ें। बढ़िया, पक्का, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है, स्लोप निकालने वाला क्वेश्चन, दूसरी एप्लीकेशन है। जैसा कि ग्राफ की इक्वेशन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू x² प्लस 2x। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। x इज इक्वल टू 0 पे इसका स्लोप निकालना है, और x इज इक्वल टू -1 पे इसका स्लोप निकालना है। ओके, दो अलग अलग सिचुएशन पे। लेकिन स्लोप निकालने के लिए आपको बताया गया है कि अगर y वर्सेस x का ग्राफ दे रखा हो, ग्राफ अब कैसी भी इक्वेशन हो बेटा, आप क्या कर सकते हो, सिंपल फिनोमेना अप्लाई कर सकते हो कि जिस भी जगह पे आपको स्लोप चाहिए उस जगह की वैल्यू रख देना और dy/dx कर देना, यही होता है स्लोप। हाँ जी, यही होता है। देखो y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में अगर v वर्सेस t दे रखा होता तो ऐसे दे रखा होता, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर आप दे रखा होता तो हम स्लोप क्या लिखते, स्लोप लिखते dv/dt ऐसे लिखते हैं। अगर कोई ऐसे चार्ज वर्सेस टाइम का अगर आप दे रखा होता तो स्लोप क्या हो जाता, स्लोप सर जो y एक्सिस पे है वो dq/dt ऐसे लिखते हैं। क्लास 12 पक्का स्लोप लिखना भी आना चाहिए। तो वैसे ही बेटा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू dy/dx। डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए कितना करेंगे, कैसे करेंगे सर, x² तो 2x हो जाएगा। ओके, बीच में साइन प्लस तो प्लस, 2x है तो 2 रह जाएगा। ओके, अब x की बारी बारी से वैल्यू लिख दीजिए। ये स्लोप m, अगर m t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है तो सर 2x की वैल्यू 0 प्लस 2 तो ये बन जाएगा 2। अगर m t इज इक्वल टू -1 पे निकालना है, t नहीं है बेटा यहाँ पर x है, x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है तो ऐसा आएगा। अगर x इज इक्वल टू -1 पे निकालना है तो ऐसे पुट करेंगे वैल्यू। करना ये कमेंट सेक्शन में आंसर देना, क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे? हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे 2 -1 है ना ये, हाँ -1 प्लस 2 तो 0 हो जाएगा। हाँ, मतलब कि स्लोप 0 है, उस टाइम पे स्लोप 0 है, खत्म। आया, चमका, दिमाग में बैठा है क्या ये? पक्का ना? बढ़िया यार, ये 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। पेशेंस बना के चलना। मैथ्स से बेटा हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के बीच का ब्रिज बांध रहे हैं, और उसमें भी कोई टॉपिक उड़ा नहीं रहा हूँ बेटा। जो जो इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिक्स में वो सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में अलग से और एक वीडियो चाहिए कि जिसमें सारे कंसेप्ट बता दिए हो, सिर्फ एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का ही, उसमें सारे कंसेप्ट फिजिक्स के जो भी फिजिक्स में यूज होगा, तो मैं वो भी बना दूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कोई ऐसा टॉपिक अलजेब्रिक फंक्शन है, एपी जीपी बायनोमियल, कि सर उसमें पूरा बता दीजिए कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज होगा, तो मैं वो भी बना दूंगा। मुझे सिर्फ इतना आज खास करके मुझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे ऐसा बताना था कि भाई ये ऐसे यूज होता है फिजिक्स में। समझ पा रहे हो इस चीज को? बढ़िया। अब देखो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आ रहा है। पूरा हरा हरा ग्राफ दे रखा है। हरे हरे ग्राफ में आपको सीधा देख के पता चल जा रहा है कि सर यहां पर मैक्सिमा वाला पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलेंगे, x की इस वैल्यू को मैक्सिमा बोलेंगे, और सर इस पॉइंट पे y की मिनिमम वैल्यू हो रही है तो इस पॉइंट को हम मिनिमा बोलेंगे, ये पॉइंट को हम बोलेंगे मिनिमा। तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे लाल, क्या
कि इस पॉइंट पे स्लोप जीरो है। क्या है? स्लोप जीरो है। और यहां पर भी सिमेट्री आपको दिख रही होगी कि इस पॉइंट पे भी स्लोप जीरो है। स्लोप है ही नहीं बेटा, स्लोप है ही नहीं, स्लोप जीरो है। तो यहां पर अब मैथ्स की कुछ कंडीशन है वो याद रखना कि मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा तो वहां पर स्लोप जीरो होगा, यानी dy बाई डी एक्स जीरो होगा, dy बाई डी एक्स जीरो होगा। और इसी फंक्शन का दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ये बेटा नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा पॉइंट है। अगर वो नेगेटिव आता है, सुनो ना, इसका अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर उसका और एक बार डिफरेंशिएशन किया और वो नेगेटिव मिला तो हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, तब ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। ओके, क्योंकि इसके बाद गिरना तय होगा। और इसका उल्टा होता है मिनिमा वाले पॉइंट पे। इसको रटना है, याद रखना है, तुम जैसे समझो वैसे, लेकिन जरूरी है। मिनिमा वाले पॉइंट पे खास बात क्या होगी? dy बाई डी एक्स होगा जीरो और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मिनिमा पॉइंट है। क्या है? मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, वो पॉजिटिव आना चाहिए। देखो, इसको क्वेश्चन से समझाता हूं, बहुत कम रेयर केस में इसका यूज होगा, लेकिन फिर भी एक हल्का फुल्का बता देता हूं। क्लास 12 वाले बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इसको। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपने लिए ज्यादातर है ना, ये फर्स्ट कंडीशन से ही हमारा काम हो जाता है, दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मोस्टली केस में मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने में फिजिक्स में हमारा काम फर्स्ट कंडीशन चेक करके ही हो जाएगा, दूसरी कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैथ्स का कंसेप्ट है तो मैथ्स का पूरा कंसेप्ट आपको समझना चाहिए, तो मैं पूरा बता देता हूं। एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब माइनस 12x प्लस 8। डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से देखना। dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सर, पावर आगे पावर में एक की कटौती तो 12 पावर 2 हो जाएगा, माइनस 12x तो 12 हो जाएगा, और 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ओके सर, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मिला है, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मिला है। बढ़िया यार। अब इसके इक्वल हमें 0 लिखना है। अज्यूम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, तो अज्यूम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो 3x स्क्वायर प्लस है माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 और x की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। हाँ, 3 चौको बार 4। तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें, x इज इक्वल टू सर +2 भी हो सकता है और x इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है। तो इसमें से एक मिनिमा होगा, एक मैक्सिमा होगा। बढ़िया, नो इशू। एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं और चेक करते हैं। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, जो भी फंक्शन है ना, उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना, उसी को डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। अलग से कोई टॉपिक नहीं है। जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी फंक्शन आ रहा है, उसका और एक बार डिफरेंशिएशन करना, उसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो सर 3x स्क्वायर था तो पावर आगे तो 2x, पावर में की कटौती मतलब x की पावर 1, माइनस 12 तो ये 0 हो जाएगा। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 6x। अब ध्यान से देख, डी स्क्वायर, अलग पेन, हाँ जी अलग पेन है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू +2 रखूं और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूं तो 6x इज इक्वल टू +2, तो ये 12 आया है। 12 आया मतलब पॉजिटिव आया। पॉजिटिव मतलब कि ये x की +2 वाली वैल्यू मिनिमा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान से सुनना, मिनिमा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूं तो 6 इंटू -2 उल्टा होता है बेटा, इसमें ये -12 आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि x की वैल्यू -2 मैक्सिमा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उल्टा बेटा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मैक्सिमा और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मिनिमा। ये मैथ्स का सर्वोच्च लेवल, सर्वोच्च मतलब कि डिफरेंशिएशन में ये आखिरी
और सबसे इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट इसको नहीं दी जाती है, लेकिन मैथ्स वाले इसको देते हैं। तो वो बात मैंने आपको बता दी, मैक्सिमा मिनिमा। हम ज्यादातर क्या करेंगे पता है, हम बस फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि किसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, दोनों में से एक ही आएगा ज्यादातर निकालने। dy/dx अगर इसके लिए 0 है, वही हमारी x की वैल्यू सही हो जाएगी। मतलब हम तो इन दोनों में से कोई एक पिक कर लेंगे, या दोनों भी नहीं मिलेगी, हमें मेजरली केस में एक वैल्यू ही मिलेगी, एक वैल्यू ही मिलती है। पक्का? तुम्हें समझ में आ रहा है? श्योर? ग्रेट। एक चॉकलेट क्वेश्चन दूं, क्लास 12 वाले बच्चे यहां से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। एक चॉकलेट क्वेश्चन देता हूं, एक मेलोडी क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? ऊपर ही आ गया था ये क्वेश्चन, तो ऊपर ही आ गया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज Q है, इस चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। ये मेलोडी क्वेश्चन है। हाँ, चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ दिया है। एक है प्लस Q था, उसको तोड़ दिया दो हिस्सों में, तो Q माइनस Q और एक बचेगा Q। मतलब ऐसी सीधी सी बात है। ये 5 कूलम है, 5 कूलम में से 2 कूलम अलग निकल गया, तो 5 माइनस 2 कूलम, 5 माइनस 2 तो ये 3 कूलम होगा। वैसे ही बेटा इतना निकल गया बाहर, तो ये कैपिटल Q माइनस छोटा Q होगा। बढ़िया। दोनों के बीच का डिस्टेंस है छोटा r, दोनों के बीच का डिस्टेंस है छोटा r। तो फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। ओके। तो उस हिसाब से ये फंक्शन कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, ये फंक्शन कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, ये फंक्शन ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, अब उस बात को मैं रिलेट करता हूं यहां से, इस बात को मैं रिलेट करता हूं अपने वाले क्वेश्चन से। किधर गया रे, किधर गया? हाँ, ये रहा। ये फंक्शन, ये फोर्स की इक्वेशन आई हमारे लिए, फोर्स F इज इक्वल टू K डिवाइड बाय r², कैपिटल Q माइनस छोटा Q, और ये छोटा Q। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, तो ऐसे F इज इक्वल टू K r², ये आ जाएगा कैपिटल E, दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो कैपिटल Q छोटा Q माइनस छोटा Q का स्क्वायर। अब आपको मैक्सिमम फोर्स कब होगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कौन वेरिएबल है इसमें, सबसे पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो। तो इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट, छोटा r कांस्टेंट, K कांस्टेंट, हर एक चीज कांस्टेंट है। बस वेरिएबल कौन है, चेंज कौन हो रहा है, छोटा Q, ये चेंजिंग हो रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, df/dq करना है। सारी चीजें कांस्टेंट बेटा, ये K r² बेटा सब कुछ कांस्टेंट, आपको डिफरेंशिएशन करना है बस इस पार्ट का, कैपिटल Q छोटा Q माइनस Q²। ओके, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर मैक्सिमा चाहिए या मिनिमा चाहिए, मोजरली केस में दोनों में से एक ही एक फिजिक्स में दिया होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहला कदम था df/dq को 0 मान लेना चाहिए। तो df/dq को 0 मान के इसके साथ इक्वेट करना, आंसर निकालना, और कमेंट में मुझे बताना कि q की वैल्यू कितनी आएगी। टफेस्ट क्वेश्चन, चॉकलेटी क्वेश्चन कि जो CBSE ने पूछा हुआ है, नॉट ओनली CBSE, ये एक बार नीट और जेई में भी आ चुका है क्वेश्चन। लीजिए ये मेलोडी क्वेश्चन, हालांकि आधे हद तक तो मैंने बता दिया है, कैसे कंसेप्ट अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन पूरा क्वेश्चन तुम ही करोगे, कुछ मैं करूँ कुछ तुम करना। खैर यहीं तक बात थी पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन की। अब हम इंटीग्रेशन की ओर आगे चलने वाले हैं। देखो, जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना दोस्त, उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत हलवा रहेगा, बहुत आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि एकदम रिवर्स प्रोसेस है, एकदम रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन ये बताता था कि मुर्गी का डिफरेंशिएशन अंडा, तो अंडे का इंटीग्रेशन मुर्गी, एकदम रिवर्स प्रोसेस, एकदम बेटा। 5x का डिफरेंशिएशन ऐसा बताते थे ना, 5x है तो उस 5x का डिफरेंशिएशन ऐसा बताते थे सर, 5x का डिफरेंशिएशन 5। तो ये इंटीग्रेशन हमें बताएगा, इंटीग्रेशन मतलब ये ऐसा सांप, शेषनाग, ठीक है। 5x ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है, जैसे d/dx तरीका था वैसे ही इंटीग्रेशन करने का तरीका है। ये 5 जो भी रिजल्ट आया ना बेटा, वो रिजल्ट यहां पर, ठीक है। अब इसको शो करने का तरीका कि 5 का इंटीग्रेशन यानी शेषनाग .dx इज इक्वल टू 5x। क्या समझ में आया? सिंपल सी बात, जो भी है बेटा उसके रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन में जो भी आएगा उसका रिवर्स कर दो, वो इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। हाँ यार देखो, 5x का डिफरेंशिएशन किया, व्हाट यू विल गेट 5 का इंटीग्रेशन किया, ये इंटीग्रेशन करने का तरीका शेषनाग .dx, शेषनाग .dt, शेषनाग फलाना, जो भी वेरिएबल है वो यहां पर, जो वेरिएबल होगा वो यहां प्रोडक्ट में आ जाएगा, जो डिफरेंशिएशन में होगा वो यहां प्रोडक्ट में आ जाएगा, इज इक्वल टू करके जो भी एक्चुअल में आंसर था वो।
यहां सीधा सा एग्जांपल, मुर्गी का डिफरेंशिएशन अंडा, अंडे का इंटीग्रेशन मुर्गी, सेम सेम बेटा सेम, जस्ट लाइक अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा एक शेषनाग से, इतनी याद रखना, इतनी सी बात याद रखना। देखो अब डिफरेंशिएशन के भी ना टाइप है। अब ये टाइप क्या है पता है कि अगर डिफरेंशिएशन कोई लिमिट के बिना आएगा, डिफरेंशिएशन को ऐसे लिमिट के बिना आएगा, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा होगा ना, तो हम लिख देंगे प्लस करके सी। ये तरीका मान ले जना, मास्टर जी के लिए थोड़ा सा सी मान लेना कि हाँ अगर ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको सी मान लेंगे। और ये कैसे हुआ बताऊंगा, रूल्स अभी समझाऊंगा, लेकिन रूल्स की बात नहीं है, पहले तो फील लो इसकी, ठीक है। और अगर इसकी कुछ लिमिट दे रखी है, जैसे कि 5 एज इट इज लिखा, ठीक है, dx लिखा, ओके, इंटीग्रेशन किया, आपको आंसर मिला 5x। अगर लिमिट पहले से दे रखी है कि इसकी लिमिट a से b है, a से b है, तो आप ऐसा लिखोगे यहां पर a से b। ये लिखने का तरीका है, इसको डिफाइन है कि बिना लिमिट वाला डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आएगा तो प्लस करके सी लिख देंगे। लिमिट वाला और बिना लिमिट वाला, तुम तो ये समझो, लिमिट वाला इंटीग्रेशन आएगा तो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख लेंगे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट LL, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, बारी बारी से x की जगह पे एक बार ऊपर लिमिट लिखेंगे और अपर लिमिट लिखेंगे, और एक बार माइनस करके लोअर लिमिट लिखेंगे। तो 5b माइनस 5 है, हो सकता है b की वैल्यू कुछ और हो, a की वैल्यू कुछ और हो, लेकिन लिखने का तरीका, दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। कौन कौन टाइप के, एक बिना लिमिट वाला, एक लिमिट वाला। लिमिट वाला आएगा तो क्या MP और UP ऐसा नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर लिखेंगे, खत्म, समझ में आए। और अगर नंगा पुंगा हो तो, लिमिट के बिना हो तो प्लस करके सी लिख देना है, खत्म, बढ़िया। अब इसके रूल समझना एकदम, अरे भाई एक नंबर MP की भाषा में जैसे बोलते हैं वैसे, कि जो तुमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा उसका उल्टा कर दो, उसका रिवर्स चला दो। आप लिखते थे भाइयों बहनों की k dx का डिफरेंशिएशन आप क्या कर देते थे, सीधा सीधा कर देते थे कांस्टेंट या जीरो। वैसे ही dx है तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x यहां पर, तो k को बाहर निकाल लीजिए, ये x हो गया। अभी मैं बिना लिमिट वाला लिख रहा हूं इसलिए हर जगह पे आपको c दिख जाएगा, तो k dx दिख जाए तो dx का x कर देना, क्या कर देना, dx का x कर देना। ये रूल नंबर 1, k बाहर निकल जाएगा। अगर पावर दे रखी है x की पावर n डॉट dx, तो पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे। एग्जाम्पल समझो तो इसकी फील आती है कि x की पावर 5 लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो पावर में एक की बढ़ोतरी 5 + 1, डिनोमिनेटर में 5 + 1, नई पावर नीचे, तो x की पावर 6 डिवाइड बाई 6, और आगे पीछे कुछ नहीं तो मतलब c आ जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ नहीं है तो c कर देंगे, पक्का। पावर में एक की बढ़ोतरी, नई पावर नीचे, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई पावर नीचे, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई पावर नीचे, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई पावर नीचे। ये सेकंड रूल, इससे तुम्हारी आधी फिजिक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आधी से भी ज्यादा इंटीग्रेशन जहां कहीं पाएगा, ज्यादातर यही रूल हो चुका। हाँ, किसी सिनारियो में अगर किसी ने आड़ी तिरछी सवाल पूछने के लिए, फ्लैक्स करने के लिए पूछ लिया कि तूने मास्टर जी ने बताया था ये अगर n की वैल्यू में -1 लिख दूं तो, n की वैल्यू अगर -1 लिख दूं तो n की वैल्यू जब -1 लिखते हो तब x की पावर -1, x की पावर -1 मतलब 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ये तीसरा रूल भी याद रख लेना, रेयर ऑफ द रेयर केस में यूज होता है, मैथ्स में यूज होगा, फिजिक्स में रेयर ऑफ द रेयर केस याद रखना। मानता हूं बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बेटा आज ये कड़वा घूंट नहीं पियोगे तो कल फिजिक्स में जहां कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो लेकिन दिक्कत आएगी, इस वजह से ये घूंट उतारना जरूरी है। क्योंकि मैं जानता हूं ना तुमने मैथ्स क्यों ली मैं जानता हूं ना वो बायोलॉजी वाले बच्चों को तुमने मैथ्स क्यों ली, इसी वजह से ली ना। सॉरी, बायोलॉजी वाले बच्चों को जानता हूं ना मैं, तुमने बायोलॉजी क्यों ली। एक होता है कि बायोलॉजी में इंटरेस्ट था इसलिए बायोलॉजी ली, और एक होता है कि मैथ्स पसंद नहीं था इसलिए मैंने बायोलॉजी ली, और तुम उनमें से हो कि जो मैथ्स से डरते हो और इस वजह से तुमने बायोलॉजी पसंद की। लेकिन PCB में भी तो P आता है, P फॉर फिजिक्स, और फिजिक्स में बेटा हल्का हल्का मैथ्स आएगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए तुम्हें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। खैर आगे बढ़ते, फोर्थ रूल, e की पावर x से, e की पावर x से अड़ीक है बेटा, ऐसे डिफरेंशिएशन करूंगा नहीं, इंटीग्रेशन करूंगा नहीं, जो भी है बेटा सेम टू सेम रहेगा, सेम, वहां पर भी सेम था, यहां पर भी सेम है, कांस्टेंट बेटा ऐसा मान लीजिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आपको ध्यान हो तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ था, तो अब यहां पर sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस, यहां पर उल्टा है। आंसर में अगर c आ रहा है, आंसर में चालाक लोमड़ी आ रहा है तो उसके आगे माइनस लिखेंगे। खैर दूसरी बात, cos x डॉट dx, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, प्लस c क्यों लिख रहा हूं,
लिमिट नहीं है, इस वजह से लिमिट नहीं लिखी हुई है। सेक स्क्वायर आपको याद होगा 10x का डिफरेंशियल में लिखवाया था सेक स्क्वायर एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। ये लिखवाया था मैंने आपको, d/dx भूल नहीं गए ना, d/dx 10x, ठीक है, भूल गए हो तो अभी बताता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x + c हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना। बाकी मैंने ये चीज़ आपको बता दी है शायद, हाँ, कि अगर नहीं दिखा गया है, दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इनडिफाइनाइट की जिसकी लिमिट नहीं होती है तो हम सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, और एक डेफिनाइट की जिसमें लिमिट दी गई होती है। तो मान लीजिए मैं इसको दो क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ। अगर लिमिट नहीं दी रखी है तो y.dx ऐसा लिखते हैं, y.dx = x² dx। तो पावर में एक की बढ़ोतरी, ऐसे x की पावर 5 है ना, तो x की पावर 5 dx, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, यह आंसर आ गया है। अगर लिमिट नहीं होती तो मैं ऐसा लिखता, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि y की इक्वेशन दे रखी है x की पावर 5, ठीक है, किस लिमिट के लिए, ये लिमिट मेंशन की गई है कि सर लिमिट दे रखी है, मान लीजिए 6 से लेके 12, 6 to 12 ऐसे लिमिट दे रखी है। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या ध्यान रखेंगे, लिखते जाना, इंटीग्रेशन y.dx, ओके, यहाँ लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट 12 = ध्यान से देखना, x dx, तो y dx, y की वैल्यू कितनी, x की पावर 5 .dx, लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट 12, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, तो x की पावर 6, डिनोमिनेटर में 6 से 12, सिंप्लीफाई करना। ओ भाई साहब कितना भयानक आंसर आएगा इसका तो, लेकिन खैर मैं छोड़ दूंगा यहीं से। 12 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 6 की पावर 6 डिवाइड बाई 6। अब तुम्हें ये सोल्व करना है, ठीक है। मैं इसको सस्ता क्वेश्चन कर सकता था अगर मैं x की पावर 2 कर दूंगा तो, लेकिन खैर अब पावर 5 वाला मैंने ले लिया तो ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब इसका लिमिट वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये तो बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल था, आगे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि मैं इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। आपको याद है, देखो ऐसा मत समझना कि ये बेसिक मैथ्स का सेशन है, इसको समझना कि आने वाले समय में आपको यूज होने वाला है, और उसमें कुछ बातें मैं अभी से बता के चल रहा हूं, इसी सेशन से आपकी क्लियर हो जा रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर पोजीशन दे रखी है, x दे रखा है, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते थे, dx/dt यू विल गेट वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करते थे, dv/dt यू विल गेट एक्सेलरेशन। अब इसका उल्टा मेरे लाल, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन a.dt यू विल फाउंड चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको दे रखी है वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पोजीशन निकालनी है, तो velocity.dt यू विल गेट चेंज इन पोजीशन। क्या सुंदर सी बात बेटा। अगर तुमने जो क्लास 9th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था वो, और जो मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है वो, हाँ ग्राफ वाली कुछ बात शायद आपने पढ़ी हो तो नहीं पता, अगर पढ़े नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं अलग से ग्राफ के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो आपने क्लास 9th में पढ़ाया था वो मोशन, और जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई है वो, अगर इतना पढ़ लो ना तो आपका फिजिक्स की किताब का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है। इतनी सी बात पे, हाँ जी इतनी सी बात पे ओवर हो चुका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, कुछ भी नहीं। जो क्लास 9th में पढ़ा था वो, और जो मैंने आज के सेशन में इस मोशन के अराउंड जितनी भी बात बताई है और इसको क्वेश्चन करवाए वो खत्म बेटा, इसके अलावा। अदरवाइज उसका वन शॉट बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप वहां से पूरा डिटेल में समझ भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, इसकी एप्लीकेशन अभी आएगी, इसके क्वेश्चन आएंगे, देखना। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी पे जाना है, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी, इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ कभी एरिया निकालना आ सकता है, y वर्सेस x का ग्राफ दे रखा है, ध्यान से देखना, ये बहुत फेमस है। यहां पर y एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, x एक्सिस में भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसी इक्वेशन है, ऐसा ग्राफ है, ये करंट, और यहां पर है टाइम, यहां पर है टाइम, और इसका कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, इसका कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है। तो इंटीग्रेशन है ना, इस एरिया की वैल्यू देगा, ये एरिया की वैल्यू देगा इंटीग्रेशन y.dx। यहां पर एरिया निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है, ये इंटीग्रेशन का यूज है, एप्लीकेशन है कि आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन जो y एक्सिस पे है वो, डॉट x एक्सिस पे है वो, ये एरिया
लिखा जाता है। हाँ, इसमें भी अगर लिमिट तुमने रख दी है कि हमें ए से लेके बी तक ही चाहिए, तो यहाँ ए से लेके बी, यहाँ ए से लेके बी, यहाँ ए से लेके बी, ए से लेके बी। और आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप लिखा करते थे चार्ज करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो अगर डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालनी है तो I डॉट डी टी लिखा करते थे। तो अगर इंटीग्रेशन में अगर छोटा चेंज है तो यही छोटा चेंज आपको वैल्यू दे देगा चार्ज की। ये क्लास 12 का टॉपिक हो गया, क्लास 12 का टॉपिक हो गया बेटा। हाँ, क्लास 12 का टॉपिक हो गया कि I की इक्वेशन दे रखी है, इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल फाउंड चार्ज, पर्टिकुलर रीजन के लिए चार्ज मिल जाएगा। क्या सुंदर बात थी, इसका एरिया चार्ज की वैल्यू देगा यार, क्या सुंदर। तो सेम यहां पर भी होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, उसका एरिया आपको चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, उसका एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू देता है। ये क्या सुंदर सुंदर सी बात है, लेकिन खैर अभी नहीं करवाता हूँ यार, वरना अभी तुम ऐसा लगो क्या क्या बता रहे हो सर। ये अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे अच्छे से। खैर, आपको इंटीग्रेशन की अहमियत समझ में आ गई कि बहुत बार यूज़ हो गए। इंटीग्रेशन हर बार है ना स्किप किया जाता है, 10 मिनट में 20 मिनट में पढ़ा के ख़त्म करते थे, लेकिन समझो यार क्या इसकी फील है। अब जो भी बच्चे 11th वाले, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ ये एवरेज वैल्यू के बारे में समझे, क्योंकि ये 12th वालों बच्चों के लिए बहुत काम का रहेगा कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये तो आता है सर, अगर एवरेज वैल्यू x की निकालिए ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस, ऐसे करते करते n टर्म से डिनोमिनेटर में n लिख देंगे। बेटा वो बचपन की बातें थी, बचपन के साथ बह गई। अब आएगा क्लास 12th वाला कंसेप्ट, क्लास 11th वाला कंसेप्ट, कि वहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है। कंटिन्यूअस मतलब कि देखो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, वो x1 x2 तो एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, ये कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन की अगर एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे कि आपको y एवरेज निकालनी है, जैसे कि आपको ये y एवरेज निकालनी है, इसकी एवरेज, ये फंक्शन जो पिंकी पिंकी वाला ग्राफ है ना, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो y एवरेज कैन बी राइट एज ये y एवरेज कैन बी राइट एज किस रीजन के लिए निकालना है, ये A से लेके B के बीच में निकालना है। तो ये हो जाएगी अपर लिमिट यूपी, ये हो जाएगी लोअर लिमिट ललनपुर। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिनोमिनेटर में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिनोमिनेटर में। ठीक है, और क्या, इंटीग्रेशन कर लेंगे जो भी फंक्शन है, ये y का फंक्शन है ना, तो y किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो y डॉट dx। ये फॉर्मूला किसके लिए है, क्लास 12th वालों के लिए। क्लास 11th वाले अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा, 11th वाले इसको स्किप कर देना, ये 12th वालों के लिए पार्ट है। और 12th वाले अगर चाहो तो आगे की 10-20 मिनट को स्किप करके, या शायद 10 मिनट ही होगा, 10 मिनट को स्किप करके सीधा इस पॉइंट पे जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए ज़्यादा काम का ये रहेगा, ये भी रहेगा हल्का फुल्का। ये चीज़ तो 11th वालों के लिए है। ठीक है, बढ़िया, ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। लो जी, पहला क्वेश्चन है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ अ गोलू, गोलू की इनिशियल पोजीशन है, ये रहा अपना गोलू, ये गोलू की इनिशियल पोजीशन है xi इज इक्वल टू 20 मीटर। अब क्या है कहानी में, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, ये रही। हमें निकालना है फाइनल पोजीशन ऑफ अ गोलू एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पे गोलू भाई कहां पर होंगे, किसके साथ में होंगे, वो जानने की हमें उत्सुकताएं है। लो जी बेटा, फिजिक्स कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। चेंज इन पोजीशन हमने अभी सीखा था, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डॉट dt। वेलोसिटी की इक्वेशन रख दीजिए, ध्यान से देखना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस करके 40। सेम ही कंसेप्ट है बेटा, 2t स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे, 2 बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर डॉट डी टी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 सेकंड तक। ओके सर, फिर माइनस एज इट इज 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, बस टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी टी, क्योंकि डी टी वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 एक इसके साथ, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। इंटीग्रेशन करते जाइए बेटा, ध्यान से देखना, 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3, पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। सेम बात यहाँ पर 4 टी यानी सर टी का इंटीग्रेशन पावर 1 है ना, पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। अब देखो 0 वाला तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगा, तुम तो सिर्फ 3 वाली वैल्यू रखो और आगे बढ़ जाओ, 3 वाली वैल्यू रखो और आगे बढ़ जाओ। तो 3 बार आएगा, एक बार ये कट आउट हो जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0
देखो थोड़ी इतनी कैलकुलेशन तो बड़ी मतलब आनी चाहिए ना दिमाग में। मैं मिस्टेक करूँ तो बता देना, तो कमेंट सेक्शन में टैग करके बता देना, टाइम स्टैम्प के साथ बता देना, लेकिन ये छोटी छोटी बातें वो तो आनी चाहिए। ओके, फिर माइनस करके 4 लिखा, टी का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 तो 3 3 6, अरे 3 3 6 सर, 3 3 9 होता है, हाँ 3 3 9 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, आंसर निकालो कितना आ रहा है सर, यहाँ से 2 और 4 मर जाएंगे तो 2 बचेंगे, 9 2 18, ओ भाई 9 2 18, ये तो 0 हो गया, ये तो कमाल हो गया। चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स 0 हुआ, डेल्टा एक्स 0 हुआ भाई साहब, इसका मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल 0 हुआ, इसका मतलब कि एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल पोजीशन पे भी वो कहां पर है, 20 मीटर पे भी है, 20 मीटर पे भी है। इसका मतलब हो सकता है कि गोलू आगे गया सही, गोलू हो सकता है आगे गया सही, लेकिन उस 3 सेकंड के इंटरवल में गोलू किसी से मिलके वापस भी पहुंच गया है, ये 3 सेकंड में वापस भी पहुंच गया है। t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे वो यहीं था, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे किसी से मिल लिया, 1 सेकंड में जाने में समय लगा, 1 सेकंड वापस आने में समय लग सकता है उसको, और वो वापस आ भी गया। ओ भाई खतरनाक है गोलू, गोलू खतरनाक नहीं, फिजिक्स खतरनाक है। इक्वेशन देखो, तगड़ी वाली इक्वेशन दे रखी थी, तगड़ी वाली इक्वेशन दे रखी थी। एप्लीकेशन समझ में आई मेरे दोस्त, एप्लीकेशन समझ में आई, हमने क्या किया वो हल्का हल्का दिमाग में बैठ रहा है। देखो मैं मानता हूं ये बात कि तुम्हें सब कुछ समझ में नहीं आएगा इस मोमेंट पे, क्यों? क्योंकि तुम जो 10th में पढ़ के आए हो और तुम जो पढ़ने जा रहे हो उसके बीच में एक अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा गैप है। उस गैप को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें शुरुआत में ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं सर, ऐसा लग रहा है कि 70% ही समझ में है, लेकिन उसी चीज पे तुम पुश करोगे अपने आप को, तब वो चीजें एब्जॉर्ब हो पाएगी। वरना मैं बोल रहा हूं ना, ये पचाने में समय लगेगा, ये चीजें बहुत हाई लेवल की है, पचाने में समय लगेगा। अगर तुमने कहीं से पहले पढ़ रखा होगा हल्का फुल्का भी तो आसान लगेगा, अदरवाइज पहली बार ये चीजें पढ़ रहे होंगे तो मानना मेरी बात हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा। अब तुम शोबाजी मत करना, ये तो आसान था, हमें तो पहले से आता था, तुमने पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं इसलिए आता होगा, या तो तुम मुझसे ही पढ़े होंगे प्रारंभ बैच में, या तुमने मेरा वाला वन शॉट देखा होगा, तो मतलब हल्का सा या कहीं से भी तुमने कुछ ना कुछ देख रखा होगा, तभी ये कंसेप्ट पचा पाए होंगे अभी के लिए। और पहली बार पढ़ रहे हो तो मानता हूं ये बात 70 to 80% आपको समझ में आ रहा होगा, 20% वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही डिफिकल्ट है। ऐसा अपने आप के ऊपर शंका मत करना कि मुझे समझ में नहीं आ, अरे भाई सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी, मानता हूं ना, मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है शुरुआत में बच्चों के साथ ये दिक्कतें आती है, और जो 10th से 11th में आते हैं उनके साथ तो ये ज़्यादा आती है, उसमें भी साइंस, उसमें भी फिजिक्स। ये चैप्टर ही बेटा किताब में नहीं है, ये चैप्टर ही बेटा इस एनसीईआरटी में नहीं है, दोनों एनसीईआरटी खटाल के देख लेना, ये दोनों एनसीईआरटी खटाल के देख लेना, इसमें कहीं भी बेसिक मैथमेटिक्स की कोई बात नहीं है। लेकिन मान मेरी बात, बेसिक मैथमेटिक्स के बिना इसका एक पन्ना भी नहीं है, हर एक पन्ने पे कुछ ना कुछ मैथ्स छिपी हुई है। तो बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूरी है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको कवर अप करने के लिए ये थोड़ा सा समय आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़ा सा देना पड़ेगा, और खास करके फिजिक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन डरना नहीं दोस्त, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बोलता भी हूं और बार बार बोलता हूं और तुम्हारे साथ भी बोलता हूं, क्या कि फिजिक्स से नहीं है डरना, जब तुम्हारे साथ हो मास्टर नहीं बनना। खैर वापस बात पे आते हैं, इक्वेशन करते हैं। ये क्लास 12th वाले के लिए इक्वेशन है कि करंट की इक्वेशन दे रखी है 3t² + 5, हमें चार्ज कितना फ्लो हुआ है वो निकालना है, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक। सीधी बात है, चार्ज फ्लो के लिए मैंने इक्वेशन बनाई थी I.dt, I की इक्वेशन रख दीजिए 3t² माइनस प्लस करके 5.dt। इंटीग्रेशन करने का तरीका अब भी हमने सीखा था, क्या लिखा था सर? सर 3t², तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, t का स्क्वायर .dt, पहले इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, फिर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 5.dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा ये पावर में 1 की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 3 सेकंड तक है, प्लस करके 5, ये t इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 से लेके 3 सेकंड, ये लिमिट दे रखी है। ओके सर, 3 यहाँ से मर जाएगा, 3 9 3 बार 27 हो जाएगा, 27 माइनस 0 लिमिट यानी 0 प्लस 5। ऐसा नहीं लग रहा है ना मैं बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हो सकता है इस फास्ट कैलकुलेशन पे पीछे गलती भी हो जाए, तो तुम उस चीज़ का ध्यान रखना। 27 प्लस ऐसा हो जाएगा, 27 प्लस 5 3 15, आप समेशन कर लेना, कितना आंसर आ रहा है वो कूलम में लिख देना।
ये इसका यूनिट होता है कूलम। क्लास 12 वालों के लिए क्वेश्चन था, क्लास 11 वालों को अभी करंट के लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन कैसे किया, ये फॉर्मूला के बारे में अभी तुम ज़्यादा ना दिमाग में घुसाओ तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एरिया वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो मैं हर एक एप्लीकेशन के पीछे 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस वजह से हो सकता है मैं कंसेप्ट पढ़ा के भाग जाऊं, लेकिन क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो चीज़ डिफिकल्ट लगती है ना उसके ऊपर उसको खोदो। फिजिक्स यही कहती है कि जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको खोदो, वो चीज़ें धीरे धीरे आसान बनती जाएगी। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट वगेन है कि एक इक्वेशन दे रखी है y की, आपको एरिया निकालना है x = 3 से लेके x = 6 तक का। तो एरिया निकालने के लिए हमने कंसेप्ट वही पढ़ा था, एरिया = y.dx। ये y वर्सेस x का ग्राफ है इसलिए y.dx लिख दे बेटा यहाँ पर x² / 3 इंटीग्रेशन करोगे पावर में की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, पावर में की बढ़ोतरी मतलब x3 और नई वाली पावर नीचे। पहले से ही 1/3 तो थी ही थी, ये 1/3 वाला पावर आ गया। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 6 तक, 3 से लेके 6 तक। सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ / 9 लिख देता हूँ साथ साथ ही, कैसे 1/9, 9 बाहर निकाल लेता हूँ, यह आ जाएगा x³ बारी बारी से लिखेंगे 3 और 6, तो 1/9 यहाँ पर लिखेंगे, x³ है ना, तो 6³ माइनस करके 3/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। एरिया A = 1/9। देखो क्या ये 6 को मैं लिख सकता हूँ? ये हल्की सी काम की बात है, 3 × 2 और उसकी पावर 6, उसकी पावर 3। क्या 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो सर, कौन मना कर रहा है आपको? और ये 3/3। अब दोनों में से मैं 3/3 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो 3/3 को मैंने कॉमन निकाल दिया। ये 3 × 3 × 3 कॉमन निकाल लिया, 3 × 3 × 3 कॉमन निकाल दिया, / 9 एज इट इज। यहां से बचा क्या? 2/3। यहां से बचा क्या? कुछ नहीं बेटा, तो 1/3 लिख सकते हो। दोनों में से कॉमन निकाल, ये यही तो होता है कॉमन सेंस। 3 × 3 / 9 खत्म हो गया, ये 3 बचा। यहां से कितना? 2 2 4 4 2 8, 8 - 1 7 3 21, जो भी इसका यूनिट होगा वो एज इट इज आएगा। एक बार दिमाग लगाना मैंने कैसे क्या किया वो, एक बार दिमाग लगाना मैंने कैसे क्या किया वो। एरिया निकालने के लिए बस ये बात थी कि y.dx क्यों यूज किया, वही तो मैंने इसकी एप्लीकेशन में बताया था, पक्का समझ में आया? अब आखिरी के 2 क्वेश्चन जो एवरेज वैल्यू पर बेस्ड है, अगर क्लास 11 के बच्चे हो तो खत्म कर दो, सेशन ओवर हो चुका है। लास्ट के 5 मिनट में हल्की सी बात बताऊंगा, वो देख के जा सकते हो सेशन में। लेकिन अब क्लास 12 वालों की बात कर रहा हूं, अब यहां पर क्लास 12 वालों के लिए खास करके बात कर रहा हूं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। यह आएगा 7th चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन अभी से फिनोमिना चलते जाओ। क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y.dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y.dx, जो भी फंक्शन होगा वो इनटू करके क्या करेंगे, इसका dx वाला पार्ट, x एक्सिस का dx वाला पार्ट। सेम बात यहां पर फटाक से देखते जाओ। एक फंक्शन दे रखा है I0 sin θ डॉट d थीटा, I0 sin θ डॉट d थीटा, I0 sin θ डॉट d थीटा। हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, किसके लिए? 0 से लेके पाई तक। अब ये रेडियन में होता है दोस्त, और इसकी रेडियन में ही वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, रेडियन में ही वैल्यू निकाली जाती है, मतलब रेडियन में ही इसकी वैल्यू पुट करते हैं। बढ़िया, देखो ध्यान से। एवरेज वैल्यू के लिए हमने सीखा क्या था सर? आई एवरेज इज इक्वल टू, सीखा था हमने ये कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन I0 sin थीटा डॉट डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दिया sin थीटा डॉट डी थीटा। अब I0 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए, पाई माइनस 0 तो पाई हो जाएगा I0 डिवाइड बाय पाई एज इट इज आया। sin थीटा डॉट डी थीटा इंटीग्रेशन करेंगे, sin थीटा डॉट डी थीटा इंटीग्रेशन करेंगे, I0 डिवाइड बाय पाई एज इट इज आया। sin थीटा डॉट डी थीटा, बाई और बहनों साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कोस थीटा। याद आया क्या? कोस नहीं, माइनस कोस। कहां से कहां तक की लिमिट पुट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। बढ़िया है। I0 एज इट इज आया और पाई एज इट इज आया, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं, तो सर कोस थीटा कहां से कहां? 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। इस चीज को और करता हूं डिप डाउन। आई एवरेज इज इक्वल टू I0 माइनस में है, डिवाइड बाई पाई है। एक बार लिखेंगे कोस पाई और दूसरी बार लिखेंगे कोस 0। अब क्लास 12 वाले बच्चे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख देता हूँ। पाई रेडियन यानी 180 डिग्री होता है, और 0 तो खैर 0 ही होता है, तो ये माइनस में I0 डिवाइड बाई पाई एज इट इज लिखता हूँ।
कोस पाई कोस 180 डिग्री और कोस 0 ओके, माइनस आई नोट डिवाइड बाई पाई और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, कोस 0 की वैल्यू होती है, आपको पता है ना, अभी ट्रिग्नोमेट्री यही तो पढ़ाई थी। यहाँ पर 180 डिग्री होता था, -1,0, पहला कोस दूसरा साइन, कोस 180 डिग्री -1, तो -1 कोस 0 की वैल्यू भी यहाँ पर भी आपको याद है 0 आया था, 1,0 पहला कोस दूसरा साइन, तो ये हो जाएगा 1 -1 -2 माइनस माइनस खा जाएगा बेटा, तो 2 आई नोट डिवाइड बाई पाई आएगा। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, अगर साइनोसोडली फंक्शन उसका दे रखा होगा तब। और ये चीज मैं ही आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट में। लिख के ले लिए चीज, लिख के ले लिए चीज। ये मैंने कहां तक के लिए बताई है, सिर्फ हाफ साइकिल तक, 0 से लेके 180 तक। ये फंक्शन के लिए मैंने एवरेज वैल्यू बताई है, जो कुछ ऐसी आ रही थी, ओके। अगर मुझे 0 से लेके पाई नहीं, 0 से लेके 2 पाई तक की वैल्यू निकालनी हो, तो यहां तक ये पूरी वैल्यू निकालनी हो, तो इस पूरे फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो आई एवरेज निकालनी हो, तो इस पूरे के लिए तो कैसे निकालेंगे? पूरी साइकिल के लिए। ये हाफ साइकिल थी, 0 से पाई आपको समझ में आया हो तो ये हाफ साइकिल थी। अगर मैं तुम्हें फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालने का लिए बोलूं तो क्या तुम कर पाओगे? 0 से लेके 2 पाई फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल ये है, बड़ा यहां पर खत्म हुआ। तो पूरी साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? अब देख, तुम्हारे पास 2 मेथड होगी हमेशा की तरह, एक ट्रिकी मेथड, एक जो मैंने समझाई है वो ऑफिशियल मेथड, वो ट्रेंडिंग मेथड, वो ट्रेडिशनल मेथड। तो तुम दोनों मेथड से कर सकते हो। दिमाग लगाना और इस मेलोडी क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। हाँ, 12th वालों बच्चे के लिए था, अगर कोई 11th का बच्चा भी इसको देख रहा है और वो कर पा रहा है तो बेटा सही में तुम बड़ी चीज कर रहे हो। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की बात। आपको समझ में आया होगा शायद हर चीज जो मैंने बताई हुई है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेबल जो चीज मैंने बताई है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेबल जो चीज मैंने बताई है, इंटीग्रेशन से रिलेटेबल। लेकिन बिलीव मी बेटा, इट्स नॉट अबाउट बेसिक मैथ्स, इट्स अ बेसिक ऑफ फिजिक्स। हाँ जी, ये फिजिक्स का फाउंडेशन था कि जहां पर आपने मोशन के फंडामेंटल के बारे में समझ लिया, वहां पर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कुछ कंसेप्ट को समझ लिया, वहां पर ही आपने अल्टरनेटिंग करंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लिया। तो यहीं तक रखते हैं आज की बात, मिलेंगे अगली बार। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार कि ये सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली बार, बाय बाय, लव यू ऑल।